Okay, dear friends and viewers, today is Saturday once again. तो नेचुरली हम आपके समक्ष एक दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं। वैसे मैं महसूस कर रहा हूं कि आप लोग अभी थके नहीं होंगे, बल्कि ये जो इम्पोज्ड हॉलीडेज है उसका फ़ायदा उठाते होंगे। वैसे बहुत सारे बच्चों के लिए हॉलीडेज नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रिपरेशन तो निरंतर चल रहा है। खासकर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड स्टूडेंट्स, वो तो काफ़ी बिजी हमने उनको किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि बाकी जो हमारे ऑडियंस और व्यूअर्स होंगे वो भी उतने ही बिजी होंगे। आपने गौर किया होगा, हमने प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज का ढेर सारे लेक्चर्स लाए, आगे भी आएगा। उसमें मेरी कोशिश है कि आप बिग पिक्चर देखें और थिंकिंग क्रिएचर बने। ये आज मैं आपके लिए बड़ी दूसरी तरह का टॉपिक लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत समय से बच्चों को डिमांड था कि क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज के टॉपिक मैंने नहीं लाया। मैंने एक ही टॉपिक पीछे लाया था। सो इट विल इनेबल यू टू टेक ए स्टैंड इन ए स्पेसिफिक क्वेश्चन। पर्टिकुलरली यह टॉपिक मैंने क्यों चुना, मुगल, महाराणा प्रताप एवं शिवाजी, विदेशी बनाम देशी विवाद। क्योंकि मेरी जो टीम है, जो यूट्यूब में आप लोगों को रिप्लाई करती है या देखती है, उन सबों का डिमांड आ रहा था कि बहुत सारे बच्चे बार बार लिखते हैं कि मुगल विदेशी थे, मुगल्स आर फॉरेनर्स। मैं अपने क्लास में भी महसूस किया कि एक दो बच्चों में इस तरह की भ्रांति थी, इस तरह का कंफ्यूजन था कि मुगलों को विदेशी क्यों ना कहा जाए। तो मुझे लगा कि एक काम करता हूं, आप लोगों को जज बनाता हूं, एंड आई हैव टू प्ले द रोल ऑफ द लॉयर्स। लेकिन मैं लॉयर्स का किस लिए शब्द का प्रयोग कर रहा कि मैं दोनों पक्ष के लॉयर्स की भूमिका निभाऊंगा। हम दोनों पक्ष का सुनेंगे और डिसीजन आप लोगों को लेना होगा। पहला, जिसे आप कहते हो कि प्लेंटिफ लॉयर, और दूसरा रेस्पोंडेंट। मतलब एक को आप कहते हो सबूत पक्ष के वकील और दूसरे को आप कहते हो बचाव पक्ष के वकील। तो माय स्टूडेंट्स, हमें दोनों पक्षों के वकील की भूमिका निभानी है। आई हैव टू प्ले द रोल ऑफ द लॉयर फ्रॉम बोथ द साइड साइमल्टेनियसली, लेकिन जजमेंट आपको करना है। और फिर मुझे लगता है कि आप इस क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज को अवश्य एंजॉय करोगे, लेकिन पूरी मेरे आर्गुमेंट को गौर से सुनो। यह आपको क्रिटिकली और भी शार्पेन करेगा। मैं किसी हिस्टोरियन के साथ नहीं हूं, मैं किसी हिस्टोरियन या किसी ग्रुप को मैं फेवर नहीं कर रहा। मेरी कोशिश होगी कि पहले दोनों पक्षों की बातें आपके समक्ष रखूं। अब आपके मन में एक ख्याल यह आया होगा कि आखिर मैंने इस टॉपिक को चुना, इसके पीछे मेरा बिग मकसद क्या था। अब देखिए, why selected, why has the topic been selected? टॉपिक बिन सिलेक्टेड। पहले हम इसी पर चर्चा करते हैं कि हमने इसको सिलेक्ट क्यों किया। Why has the topic been selected? तो पहले इसी पर चर्चा करते हैं। अब देखिए, एक मेरा सबसे पहली चीज है कि यू हैव टू बी थिंकिंग क्रिएचर। आप ग्रेजुएट हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप इसके अलावा रिसर्च स्कॉलर हो सकते हो। आप में से बहुत मेरे ऑडियंस ऐसे भी हैं जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स भी हैं। मुझे बड़ी खुशी है, कई बार वो रिस्पॉन्ड करते हैं, मेरी बातों को गंभीरता से लेते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि आप सुनी सुनाई बातों पर मत जाइए। डोंट ट्राई टू टेक द थिंग्स एज देयर फेस वैल्यू। किसी चीज को हम ज्यों का त्यों ना लें, मतलब यू हैव टू बी आर्गुमेंटेटिव। तो सबसे पहले आपको तर्क के आधार पर परीक्षण करना है, आस्था के आधार पर या किसी की कही सुनी बातों के आधार पर नहीं, तर्क के आधार पर निर्णय। तो पहला मेरा उद्देश्य था कि मेरी ऑडियंस, मैं मानकर चलता हूं कि बहुत प्रबुद्ध ऑडियंस है और वह जिस चीज में निर्णय लेंगे दैट विल बी रीजन बेस्ड, वो आर्गुमेंटेटिव होगा नेचर में, वो ज्यों का त्यों नहीं लेंगे। दूसरा मैं ये कहता हूं कि देखिए, ये बहुत
कम लोग जानते हैं कि जिसको आप कहते हो, मैं कोई शब्द इंग्लिश में कोई हिंदी में लिख डालता हूं ताकि दोनों तरह के ऑडियंस को किसी को दिक्कत ना हो। जैसे इसके लिए मैं टर्म का यूज करता हूं, पॉपुलर वर्सेस एकेडमिक हिस्ट्री। पॉपुलर वर्सेस एकेडमिक हिस्ट्री। देखिए, मतलब जो इतिहास चौक चौराहे पर, गांव के चौपाल पर या शहरों में आप कह सकते हो कॉफी हाउस में डिस्कस होता है, ऐसा नहीं है कि वो ट्रू हिस्ट्री होता है। या फिर राजनीतिक जलसों में कई बार राजनीतिक नेता भी उस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उनकी अपनी उसके पीछे राजनीतिक बाध्यता होती है। दे आर नॉट रिसर्च स्कॉलर्स। मैं पहली बात आपको बताना चाहूंगा कि इतिहास एक बहुत ही गंभीर अनुशासन है, या कोई भी सोशल साइंस, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, व्हाटएवर में भी, तो उसमें एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स होते हैं जो वर्क करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं। और हिस्ट्री इसलिए उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिस्ट्री सबको फ्यूल देता है। बाकी जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है उसकी ऊर्जा इतिहास से मिलती है, इतिहास खोज के निकालता है और उस मीनिंग को और भी अदर सब्जेक्ट्स, अदर स्फीयर्स में इलेबोरेट करते हैं। तो ये एक बड़ा सीरियस डिसिप्लिन होता है। इसमें सोर्सेस ऑफ स्टडी होता है, एक लिटरेरी सोर्स होता है, उसे आप बोलते हो दैट इज कॉल्ड साहित्यिक साक्ष्य, और दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य होता है। तो एक समय था कि जो खुदाई वगैरह ज्यादा नहीं हुई थी, एक्सकैवेशंस ज्यादा नहीं हुए थे, तो लोग लिटरेरी एविडेंस पर डिपेंड करते थे, साहित्यिक साक्ष्य पर ज्यादा निर्भर थे। फिर आगे चलकर हुआ कि भाई साहित्यिक साक्ष्य में फेर बदल की गुंजाइश है। जैसे मैं आपको यह बताता हूं, अब अगर आपसे पूछा जाए कि चलिए रामायण का कंपाइलेशन कब हुआ, महाभारत का कंपाइलेशन कब हुआ, इन दोनों की रचनाएं कब हुई, तो आप उसकी कोई निश्चित तिथि नहीं बता पाएंगे। हम घटना की बात नहीं कर रहे। अब मैं अभी उधर यह तार को भी नहीं छेड़ना चाहता कि वो मैथोलॉजी है या क्या है, वो तो यकीनन मैथोलॉजी है, लेकिन हम उस तार को भी नहीं छेड़ना चाहते। हम सिर्फ आपको यह बताना चाहते कि इनफैक्ट वी आर नॉट हैविंग द डेफिनिट डेट्स बिहाइंड द कंपाइलेशन ऑफ रामायण एंड महाभारत। पॉसिबली दे इवॉल्व इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मतलब वो ग्रेजुअली 1000 वर्षों में धीरे धीरे उभर कर आया। फाइनल कंपाइलेशन गुप्ता पीरियड में हुआ, जो हमारे पास एविडेंस है। और दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जो धरती के ऊपर भी होता है, स्मारक के रूप में होता है, उसको मॉन्यूमेंट्स बोलते हो, या फिर आप देखोगे इंस्क्रिप्शंस के रूप में होता है, अभिलेख बोलते हैं हम। बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स के रूप में होते हैं, जिसको हिस्टोरियंस अलग अलग तरीके से अध्ययन करते हैं। अब उसका दायरा बहुत ही विस्तृत हो गया है, क्योंकि अब हिस्टोरियंस के साथ एंथ्रोपोलॉजिस्ट बैठते हैं, आप कह सकते हो जियोलॉजिस्ट बैठते हैं, बायोलॉजिस्ट बैठते हैं, आप कह सकते हो जो जो आप बॉटनी के एक्सपर्ट्स हैं वो बैठते हैं, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट्स बैठते हैं, और उन सब मिलकर अब छोटी छोटी चीजों का, अगर ह्यूमन स्कल मिला तो उसमें कितने गांठ पड़े हुए हैं, ये डिजीज्ड है इंसान या हेल्दी मरा, मतलब बड़ी सीरियस ये विधा हो गई है। और जब हिस्टोरियंस इसके आधार पर भी जब डिसीजन लेते हैं, तो सोर्स तो वही होता है, लेकिन सोर्स के कंक्लूजन पर आपस में मतभेद हो जाता है, और होना चाहिए। ये किसी भी सोशल साइंस में होगा आपस में, लेकिन स्टिल दे आर द सीरियस हिस्टोरियंस। वो हिस्टोरियंस है, उनके बीच मतभेद है, चलने दीजिए, एविडेंस है, उनके पास साइंटिफिक एविडेंस है। हम जब चौक चौराहे या राजनीतिक जलसों में इतिहास बोलते हैं, तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता है। हम अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के आधार पर, कही सुनी बातों को हियरसे के आधार पर, अगर साइंटिफिक एविडेंस आपके पास नहीं है, तो भले ही 1 लाख या 1 करोड़ इंसान बोल रहे हों, उसको लेने से पहले हमें सोचना पड़ता है। नंबर 2। नंबर 3, जो इतिहासकार राष्ट्र निर्माता, इतिहासकार राष्ट्र निर्माता, इतिहासकार होते हैं वो राष्ट्र निर्माता होते हैं। दे आर द नेशन बिल्डर। इन व्हाट सेंस? देखो, नेशन क्या होता है, मेरे बहुत सारे जो मेरे क्लास में, तो मैं इन बातों को बहुत डिटेल्स में स्पष्ट करता हूं। जो हमारे इस ऑडियंस में जो बच्चे न्यू बिगिनर्स होंगे उनको मैं बताऊं,
कई बार बच्चों के सवाल आते हैं और दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन कि सर ये कंट्री और नेशन में क्या फर्क होता है, या राज्य और राष्ट्र में क्या फर्क होता है, देश और राष्ट्र में क्या फर्क होता है। तो मैं आपको बताऊं कि द नेशन एंड नेशनलिज्म इज द वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च टॉपिक्स इन वर्ल्ड एंड इंडियन हिस्ट्री। ये विश्व इतिहास और भारतीय इतिहास का सबसे वन ऑफ सबसे रिसर्च किए जाने वाले टॉपिक में एक है। तो अब इसका दो पंक्ति में मैं समझाऊं तो इसके साथ जस्टिस नहीं होगा, लेकिन मैं तो अपने ऑडियंस को बस एक पंक्ति में बताने वाला हूं कि जब किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे भूभाग हो सकती है, जनसंख्या होगी, अपनी सरकार भी हो सकती है, यानी संप्रभुता भी हो सकती है, ये भी संभव है, लेकिन फिर भी वह राज्य रहेगा या देश रहेगा, राष्ट्र बनने के लिए उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का आपस में जुड़ाव चाहिए। जब तक उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का परस्पर जुड़ाव का भाव पैदा नहीं हो, मीन्स कि द पीपल हु आर सेटल्ड इन द रीजन should develop a sense of association with each other, belonging to each other। ये चीज जब आती है तब सही मायने में बनता है राष्ट्र। तो ये राष्ट्र, इस प्रकार का राष्ट्र यूरोप में डेवलप हुआ, पश्चिमी यूरोप ने उसमें इनिशिएटिव लिया, और फिर उस तरह के राष्ट्र को डेवलप करने में या डेवलप होने में डेमोक्रेटाइजेशन का बहुत बड़ा रोल रहा। पहले तो प्रजा कुछ थी नहीं, प्रजा थी जो राजा की कृपा पर निर्भर होती थी, और राजा जो करता था प्रजा धन्य हो जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे फ्रेंच एवोल्यूशन के बाद जब सिटीजन का कॉन्सेप्ट आया, लोगों में हुआ कि नहीं, हम अपने भाग्य का फैसला स्वयं करेंगे। फिर रूसो जैसा दार्शनिक आया, राजनीतिक विचारक, उसने कहा सॉवरेनिटी लाइज इन द जनरल विल, यानी सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा का मतलब है लोगों की औसत इच्छा है, वही संप्रभु इच्छा है, उसी में सॉवरेन पावर है, और सरकार इन लोगों को चुनने का अधिकार है। तो जब इस तरह का भाव आया सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, तो फिर डेमोक्रेसी को नया फ्यूल मिला। तो जब डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, जब जनता की आवाज निकली, तो जनता का आपस में जुड़ाव से बना राष्ट्र। लेकिन मैं स्टूडेंट, ये तो पश्चिमी यूरोप का राष्ट्र बना। 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में तक सेंट्रल यूरोप में जर्मनी, इटली राष्ट्र बना। फिर उसके बाद पूर्वी यूरोप में आप जाएंगे तो ऑटोमन साम्राज्य और हैब्सबर्ग साम्राज्य टूटे, तो 20वीं सेंचुरी के बिगिनिंग तक अनेक राष्ट्र बन गए। लेकिन वहां पर राष्ट्र में, पूर्वी यूरोप में आने के बाद राष्ट्र में कुछ परेशानी आ गई थी राष्ट्र बनने में, क्योंकि जियो पॉलिटिकल कंडीशन जो वेस्टर्न यूरोप का था, जो पश्चिमी यूरोप का भौगोलिक स्थिति थी, भौगोलिक राजनीतिक स्थिति, और पूर्वी यूरोप की थी, वह अलग थी। लेकिन यह मेरे विचार का यहाँ विषय नहीं है। हम सिर्फ आपको यह बताना चाहते हैं कि जब आप विश्व इतिहास या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो जानोगे पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एरा, जिसको पोस्ट कॉलोनियल एरा भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कॉलोनी जो उपनिवेश थे, जिसको पश्चिमी शक्तियों ने उपनिवेश बनाए थे, वो सारे उपनिवेश धीरे धीरे वन बाय वन मुक्त हुए। और यह प्रक्रिया लगभग हमें लगता है 3-3.5 दशक तक चली। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं थी। इंडिया सबसे पहले इसमें आगे आया 1947 में, बट इसके बाद बहुत सारे इश्यू, पहले एशियन नेशंस इंडिपेंडेंट हुए, फिर अफ्रीकन नेशन इंडिपेंडेंट हुए, तो उनके सामने भी राष्ट्र निर्माण का मुद्दा उठा, क्योंकि मॉडल तो वो वेस्ट यूरोप वाला अपना रहे थे। तो खैर चलिए, हम उस मुद्दे पर बाद में जाएंगे। उसमें एक महत्वपूर्ण एक्सपर्ट है, 1983 में ही मैंने पढ़ा था, उसमें हम लोग ग्रेजुएशन में थे, तो उसमें हमने पढ़ा था, एक पुस्तक 1983 में लिखी गई थी, बड़ा मास्टरपीस थी, इमेजिन्ड कम्युनिटीज, और उसका ऑथर था बेनेडिक्ट एंडरसन। तो बेनेडिक्ट एंडरसन ने कहा कि राष्ट्र होता नहीं है, राष्ट्र बनाया जाता है, इमेजिन्ड की जाती है, परिकल्पना की जाती है। तो जब राष्ट्र हम बनाते हैं या राष्ट्र जब बनाया जाता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स की भूमिका होती है। उसका कहना है उसमें प्रिंट मीडिया, जिसको आप न्यूज़पेपर, अखबार की बात कहते हो, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लाइंस की भूमिका होती है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी भूमिका होती है, और इसके अलावा उसमें एक भूमिका इस बात की भी होती है, जैसे सेंसस जैसी चीज़ है उसकी भी भूमिका होती है, इसको जनगणना कहते हो, उसको इन्यूमरेटेड कम्युनिटीज़ बोलते हैं। इन्यूमरेटेड का मतलब है कि बार बार कोई जनगणना आपको सुनाए कि हम 1 करोड़, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं, जब हम 1.25 करोड़ भारतीय अगर ठान लेंगे कि हम ही भारत को स्वच्छ रखें, तो कोई माई का लाल उसे गंदा नहीं कर सकता। पता नहीं यहाँ हमारा इशारा
किसकी तरफ है, लेकिन वह भी एक हमें फीलिंग देता है कि भाई हम 125 मतलब 1 अरब 25 करोड़ लोग हैं और हम आपस में जुड़े हुए हैं। ये चीज तो राष्ट्र होता नहीं है, राष्ट्र हम बनाते हैं। हम ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि लोग आपस में सोचे कि हम एक हैं। अगर हम ऐसा माहौल नहीं देंगे तो फिर आपका राष्ट्र छोटा हो जाता है, बट जाता है, टूट जाता है, गृह युद्ध छिड़ जाता है, और कई तरह की समस्याएं आ जाती है। जो आपने श्रीलंका में आप देख रहे हैं, है तो वो भी राष्ट्र, लेकिन क्या हो रहा है उत्तर जाफना में या ईस्ट में, या फिर पाकिस्तान का प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, या अफ्रीका में आप देखेंगे इथियोपिया डिवाइड हो गया, सूडान बट गया, मतलब बहुत सारे चैलेंजेज होते हैं। तो खैर हम आपको ये बताना चाहते, तो उसमें जो हम अपने राष्ट्र को सोचते हैं उसमें नेशनल हीरोज निकालते हैं, राष्ट्रीय नायक। तो हमें किस तरह का मकान बनाना है उस तरह के ईंट और सीमेंट का उपयोग करते हैं, क्योंकि पहले आर्किटेक्ट तो बनता है। जैसे देखिए हिस्ट्री भी एक ऐसा ही डिसिप्लिन है, जैसे आर्किटेक्ट है, जैसे डॉक्टर्स हैं, ओके, जैसे इंजीनियर्स हैं, तो उनकी अपने कुछ ट्रेनिंग होते हैं। तो हिस्टोरियंस के भी अपने ट्रेनिंग होते हैं। वो कोई नहीं बन सकता। हम डॉक्टर की तरह हम कई बार देखते हो कि क्विक भी लिख डालते हैं, कई बार हम डॉक्टर से मेडिसिन सुनते हैं, किसी फ्रेंड को बता डालते हैं कि अरे यार तुम ये मेडिसिन खा लो। लेकिन प्रोफेशनल डॉक्टर इस बात को हमेशा मना करेगा कि देखो ऐसे में कभी खतरे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं जो आप नहीं समझोगे। तो उनका ये कहना है कि भाई ये हमें एक सीरियस विधा है, इसको हिस्टोरियंस के हाथ में छोड़िए, वो उसको अपने ढंग से रिसर्च करते हैं, उनका एक तरीका होता है और तरीका से वो निकालते हैं। हाँ, आप अगर हिस्टोरियन से डिसएग्री करने का आपको पूरा अधिकार है तो आप रिसर्च करिए, आप एक पैरेलल में रिसर्च करिए और रिसर्च के आधार पर उसको प्रूफ करिए। तो खैर एनीवे, क्योंकि ये इतना नाजुक चीज है कि आप जब नेशनल हीरोज निकालोगे तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपका राष्ट्र बनेगा, उसको कोई गलत मैसेज तो नहीं जा रहा है। तो इसलिए हिस्टोरियंस नेशन बिल्डर होते हैं, तो हम लोगों को सावधान होना चाहिए। थर्ड चीज कहा, और क्या हो सकता है जरा सोचने दो, क्या और भी कोई फैक्टर है जिस कारण से, ये 3 फैक्टर्स तो मैंने बता दिए कि हमें ये लेक्चर देना आपके लिए आवश्यक था, और चौथा फैक्टर भी हो सकता है हम निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए 3 ही रहने दीजिए। अब इस बात को हम आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोग भी बेचैन हो रहे होंगे कि भाई आप आखिर मुगल, महाराणा प्रताप और शिवाजी पर कब आएंगे। हम अभी आ रहे हैं। अब हमारे सामने दूसरा मुद्दा आता है कि आपको हमने बनाया जज, और हम दोनों पक्ष के लॉयर्स बन रहे हैं, प्लेंटिफ भी बन रहे हैं, हम रेस्पोंडेंट भी बन रहे हैं। सो आई हैव टू प्ले बोथ द रोल्स साइमल्टेनियसली। तो हमारा मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि मुगल विदेशी थे और महाराणा प्रताप और शिवाजी स्वदेशी थे। यह एक दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण है कि इसमें कोई विदेशी और कोई स्वदेशी वाली बात नहीं है। दिस factors and this you can say issue should be viewed from different perspective. There should not be the question of native versus foreigner. ये नेटिव वर्सेस फॉरेनर की बात ही नहीं है, तो दूसरा मत ये है। लेकिन चलिए पहले हम पक्ष में जाते हैं। हम पहले यहां पर सबूत पक्ष के वकील के रूप में काम करते हैं, हम प्लेंटिफ बनते हैं। हम आपके कोर्ट में लाते हैं कि मुगल विदेशी थे, 1 मिनट के लिए, और महाराणा प्रताप और शिवाजी, चलिए स्वदेशी से भी एक कदम आप आगे बढ़ना चाहें तो राष्ट्रवादी थे। अब पहले इसको देखते हैं, पक्ष में जाते हैं। पक्ष में मुगल विदेशी थे के पक्ष में स्टेटमेंट क्या है? मुगल विदेशी थे के पक्ष में इन फेवर। इन फेवर ऑफ द व्यू। अब आपको कंफ्यूजन ना हो कि किस फेवर ऑफ द व्यू, तो इसलिए मुगल्स वेयर द फॉरेनर्स, मुगल्स वेयर द फॉरेनर्स। इस व्यू पर आते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको इन्फॉर्म चौथे वाले में ये जानना आवश्यक है, क्योंकि एकेडमिकली आप कहेंगे इससे हमें क्या फायदा है। तो चौथा मेरे दिमाग में यह भी आ रहा है कि क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज में जैसे कोई बच्चा जब एडमिशन लेता है हमारे यहाँ, तो पहला क्वेश्चन उसका हमारे चाहे वो टीम से हो या फिर हमारे पास आता है तो हमसे क्वेश्चन हो, यही पूछता है कि सर
क्वेश्चन हम लिखना नहीं जानते, बहुत नेचुरली है। अभी तो कंटेंट ही आपको पता नहीं तो कैसे लिखेंगे। और फिर दूसरा सवाल उसका होता है कि सर ये जो शब्दावलियां होती है, विवेचन कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, मतलब दे आर द वर्ड्स लाइक, टर्म्स लाइक, और यू कैन से की वर्ड्स लाइक टू डिस्कस, टू क्रिटिकली एनालाइज, तो इसमें हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, हम कैसे इसमें क्या लिखें। अब उनको कैसे बताएं, मैं एक फीकी सी मुस्कुराहट लेकर रह जाता हूं कि पहले मुझे काम तो करने दो, फाउंडेशनल नॉलेज लो, फाउंडेशनल नॉलेज के बाद तुमको 3 स्टेज की तैयारी होगी, तब जाकर उस पर पहुंच पाओगे। विवेचन कीजिए का मतलब है कि इस विषय पर जो प्रचलित विचार हैं, उन विचारों को ध्यान में रखते हुए जब आप अपना स्टैंड लेते हैं तो इट मीन्स विवेचन कीजिए और टू डिस्कस। अगर इन विचारों से हटकर क्रिटिकली एनालाइज, मतलब है कि इन विचारों में कम से कम क्रिटिकली एनालाइज में है कि किसी चीज को हम ज्यों का त्यों नहीं लेंगे, दोनों पक्षों का सुनेंगे और फिर हम स्टैंड लेंगे, जो फेवर में भी हो सकता है और अगेंस्ट में भी हो सकता है। ओके, तो क्रिटिकली एनालाइज में हमें दोनों तरह के पक्ष और विपक्ष दोनों को तोलते हुए यू हैव टू गो थ्रू द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस साइड बोथ, और तब हमें स्टैंड लेना है। तो इस तरह की बात होती है। तो इन शब्दों का अब चौथा फैक्टर कहेंगे तो मैं यह कहूंगा कि मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स को इस तरह से इसलिए भी जानना चाहिए कि कहीं भी किसी क्वेश्चन में जब उसको इस तरह के प्रश्नों से, इफ दे आर सपोज टू डील विद सच क्वेश्चंस, सो दे शुड प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन, क्योंकि उसको इस तरह का कंफ्यूजन ना हो कि इसमें क्या करना है। खैर चलिए, अब हम आ रहे थे इस मुद्दे पर कि भाई इसके फेवर में हम जाते हैं। तो पहले तो हमारा पहला तर्क यह है कि वो बाहर से आए, और बाहर से कहाँ, सेंट्रल एशिया में भी आप अगर कहोगे तो समरकंद, फरगना आदि, यानी मध्य एशिया में, फ्रॉम सेंट्रल एशिया, समरकंद रीजन है, समरकंद ताशकंद के पास है, अभी तो आपको समरकंद, फरगना, बाबर फरगना का शासक था, समरकंद जीता था लेकिन हाथ से निकल गया था उसे, और फिर वो 1504 में काबुल को जीता बाबर, और तब भारत की तरफ आया। इसमें कोई डाउट नहीं कि मुगल बाहर से आए, आंखों के सामने, हमारे सामने बिल्कुल साइंटिफिक एविडेंस है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो आउटसाइडर्स नहीं थे, दे वेर फॉरेनर्स ऑन दैट बेसिस। जो लोग कहते हैं कि वो बाहर से आए, ठीक है। अब फिर दूसरा फैक्टर बनता है कि तैमूर, यार तैमूर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। तैमूर जब इंडिया पर अटैक किया, अगर तैमूर की बात हुई तो आउट एंड आउट फॉरेनर्स था, तैमूर आउट एंड आउट फॉरेनर्स था। तैमूर ने 1398 में जिस समय अटैक किया, इंडिया पर इन्वेड किया, उस समय उसने इंडिया से रिसोर्सेस ही नहीं लूटे, करीब 1 लाख लोगों का कत्लेआम किया, जो सोर्स बताता है, और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर यहां से समरकंद ले गया। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि यहां से बहुत सारे आर्किटेक्ट्स को भी पकड़ा, और वहां ले जाकर अपना समरकंद में अपने पैलेस को जो सजाया है, उसमें उसने बहुत हद तक इन आर्किटेक्ट्स को लगाया है। उसका एम्पायर भी बहुत बड़ा था, तुरान और ईरान मिलाकर था, पूरा सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया को मिलाकर एक बड़ा एम्पायर। चंगेज के बाद तैमूर ही सबसे बड़ा एम्पायर बनाया था उसमें। तो आप देखते हो ये तैमूर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये बिल्कुल इन्वेडर और लुटेरा है जो भारत से लूट कर गया। अब आती है बाबर की बात। बाबर, तो बाबर जब 1526 में इंडिया पर इन्वेड किया, उससे पहले वो 5 बार प्रयास कर चुका था, और 5वीं बार में वो पंजाब को जीता था। सबसे पहला उसका इन्वेजन 1518 में हुआ था, पंजाब के भीरा के किले पर। उसका स्ट्रेंथ था, उसके पास कैनन्स था, तोपखाने थे, जो इंडिया में उसमें तोपखाने का यूज, साउथ में बारूद वगैरह का यूज होता था, लेकिन प्रॉपर तोपखाने का यूज उस समय तक नहीं हुआ था। तो उसके पास तोपखाने थे, दिस वाज द वन फैक्टर। इसके अलावा उसका स्ट्रेंथ पक्ष यह था कि वह युद्ध की नई प्रणाली लेकर आया था, जिसको तुलगमा सिस्टम ऑफ वॉर कहते हैं। हालांकि सैनिक तो उसके पास ज्यादा नहीं थे। पंजाब को 1525 तक जब जीत लिया तो उसने अंधाधुंध बहाली की सैनिकों की, और फिर पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में जब वो उतरा है, तो वो
एक मुस्लिम शासक के अगेंस्ट में ही उतरा है लोदी वंश, जिसके बारे में आपने जाना होगा। और इब्राहिम लोदी उस वंश का अंतिम शासक था और कुछ ही घंटों में इब्राहिम लोदी के पांव उखड़ गए और उस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी के साथ उस समय ग्वालियर के शासक मानसिंह तोमर का बेटा, जिनका नाम था विक्रमजीत, वह भी इब्राहिम लोदी के साथ मुगल्स के विरुद्ध, मुगल आक्रमण के विरुद्ध लड़ने आया था, यानी बाबर के अगेंस्ट में, और वह भी मारा गया था उस वॉर में। उसके बाद बाबर नेक्स्ट वन निशाना बनाया और उनका मुकाबला होना था महाना सांगा से, जो मेवाड़ के शासक थे। और खनवा के युद्ध में 1527 में एक बहुत भयानक लड़ाई हुई, जिसमें बाबर के हारते हारते बच गया, जिसमें उसको शपथ भी लेनी पड़ी कि हम जीवन भर मदिरा पान नहीं करेंगे, इस युद्ध को जीत लेंगे, और जिहाद का भी नारा दिया। एनीवे, तो बाबर, और सबसे बड़ी चीज है कि बाबर इंडिया में केवल 1526, यू विल जस्ट सरप्राइज टू नो दैट ही सिंपली सर्वाइव्ड फॉर 4 years एंड विद इन 4 years ही फॉट 3 इंपॉर्टेंट वॉर्स। हालांकि छोटे छोटे तो कई वॉर्स लड़े, जैसे पानीपत का फर्स्ट बैटल लड़ा, उससे भी भयानक बैटल हुआ खनवा का बैटल लड़ा, और खनवा के बैटल लड़ने के बाद फिर वह एक घाघर का बैटल बंगाल में लड़ा, और उसके बाद यहां से लौटा, घग्गर के बैटल में ही व्यस्त था। तभी उसे पता चला कि काबुल में रिवोल्ट हो गया है, काबुल ने तो सबको परेशान कर रखा है, यूएसए को दांते तले चने चब्बा रखा है। इससे पहले सोवियत रशिया का वही हाल हुआ। तो जो भी अफगानिस्तान में रूल किया, उन सबों को इस विद्रोह के लिए तैयार रहना पड़ता था। तो विद्रोह वही जा रहा था, तो जाते हुए लाहौर में उसका डेथ हो गया। लेकिन बाबर को अगर तुम कहोगे स्वदेशी की बात, तो अगर बाबर तक भी कहानी रहती तो मैं मान लेता कि फॉरेनर ही है, क्योंकि दिल से वो हिंदुस्तान का नहीं हो पाया। हालांकि कल्चर्ड था, वो खुद एक कह सकते हो कि लिटरेरी पर्सन था, उसने खुद को एक साहित्यकार का पैनापन था उसमें। उसने जो भारत के प्राकृतिक आबो हवा सब के बारे में लिखा है, यहाँ के जीव जंतुओं के बारे में लिखा है, तुजू के बावड़ी के रूप में उसने जो एविडेंस छोड़ा है, वो बहुत बढ़िया एविडेंस माना जाता है। हमें कह सकते हैं 16th सेंचुरी के पूर्वार्ध को या अर्ली 16th सेंचुरी के इतिहास को पढ़ने के लिए। लेकिन जब उस तुजू के बावड़ी को भी मैंने भी पढ़ा, तो मैंने पाया कि देखो, बाबर में थोड़ा सा कभी वो दिल से हिंदुस्तान को नहीं अपना सका। अगर आप अबुल फजल की तुलना बाबर के लेखन से करोगे, क्योंकि अकबर तो खुद लेखन कर नहीं पाया, अकबर की कलम थी अबुल फजल, तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि बाबर और अब अकबर में क्या फर्क था, दोनों की सोच में क्या फर्क था। एक तो बाबर को भारत सूट नहीं करता था, तो उसने एक जगह लिखा है, बहुत ही लाइटली इस बात को लिखा है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, वो अपनी भाषा में लिख रहा है, तुर्की वो तो मुझे आती नहीं है, मैं उसको हिंदी में बोल रहा हूं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें न रहने लायक मौसम है, न रहने लायक मौसम है, न पीने लायक पानी है, न बात करने लायक लोग हैं, और न देखने लायक औरत है। मतलब हिंदुस्तानियों के चेहरे पर कशिश नहीं है। ठीक है, सेंट्रल एशिया से आया था, वहां लोग व्हाइट स्किन्ड होते थे। यहाँ पर हम लोगों का कह सकते हो कि हम लोगों में कुछ लोग फॉर्चुनेट हैं जो बहुत व्हाइट स्किन्ड हैं, अन्यथा हम लोगों का ब्राउन स्किन होता है, तो वो उन लोगों को, उनके लिए एक नई बातें होती है। तो उसने इस तरह की बातें लिखी, और इतना ही नहीं, उसकी दिली इच्छा थी कि हमें मरने के बाद दफनाया जाए काबुल में, और उसका कब्र काबुल में बना। डेथ हुआ लाहौर में, उसका डेड बॉडी लाया गया आगरा, और जिस गार्डन में रखा गया, उस गार्डन का नाम आराम बाग, अब उसको राम बाग नाम रखा गया पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में। पहले उसका नाम था आराम बाग, क्योंकि वहां उसका डेड बॉडी रहा था। और फिर उस डेड बॉडी को यहां से ले जाया गया और दफनाया गया काबुल में। मतलब वो दिल से हिंदुस्तान का नहीं हो सका। लेकिन जब बात हुमायूं की आती है, तो हुमायूं को तो अवसर ही नहीं मिला। वो तो आया गया, पराजित हुआ, 1530 में शासक बना, 1545 में 1540 अब कह सकते हो वो शेर शाह से 2 वॉर लड़ा, और फिर आप देखेंगे यहां से उसको 1542 तक हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा, पर्शिया में जाकर शरण लेनी पड़ी। फिर उसका कमबैक हुआ, और कमबैक पहले काबुल कंधार को जीतते हुए, फिर जब वो दिल्ली
आगरा को 1555 में 1555 में जीता, और अब वह शासन करता तब तक 1556 के जनवरी में ही, अर्ली 1556 में उसका एक्सीडेंटल डेथ हो गया। आपने पढ़ा होगा कि सीढ़ी से लुढ़क कर उसका डेथ हो गया। तो ये चीज होने से तो बाबर मतलब हुमायूं का तो पता ही नहीं चल पाया कि वो क्या है और वह किस तरह की नीति को अपनाना चाहता है। लेकिन अकबर उसका उत्तराधिकारी हुआ, उसको एक लंबे समय तक शासन करने का मौका मिला। उसकी चर्चा आगे होगी। अभी हम सबूत पक्ष के वकील की बात कर रहे। वी हैव टू वर्क एट द प्लेंटिफ एंड फ्रॉम द साइड ऑफ द प्लेंटिफ। सो माय स्टूडेंट्स, अब नाउ हमें केवल उसके अगेंस्ट में व्यू देना है, तो यह व्यू भी उसके अगेंस्ट में गया। चौथी बात क्या है कि चौथी बात यह है कि इससे पहले भारत में जो भी आए थे उनका कोई अपना स्थापित रिलीजन नहीं था, लेकिन यहां पर वह आया था एग्रेसिव इस्लामिक रिलीजियन। एग्रेसिव इस सेंस में कहते हैं कि हम ऐसा नहीं मानते हैं कि इस्लाम का एक दूसरा पक्ष भी है, मानवीय पक्ष है, जो आपको हम बताएंगे, और बहुत मानवीय पक्ष है, बल्कि कुछ चीजें तो हमें इतनी आकर्षित करती है। एग्रेसिव से मतलब हमारा ये नहीं है। हमारा मतलब ये है कि हम इससे पहले हिंदुइज्म पर एक लेक्चर मैंने दिया है कि मैंने बताया कि अब यहाँ का जियो पॉलिटिकल ऐसा हो, हमारी कल्चर की विशेषता हो, लेकिन हम एंशियंट टाइम से लेकर और भारत के 1200 ईयर्स तक, जब भारत में फिर आगे मुस्लिम शासन की स्थापना हुई है, तब तक हम ऐसा केस इक्का दुक्का देखते हैं, वो भी प्रूव नहीं हुआ है। जैसे अब पुष्यमित्रसुंग के बारे में कहा गया कि बौद्धों को प्रताड़ित किया, तो ये बात साहित्य बोलता है, लेकिन वही बात पूरा तत्व नहीं बोलता है। भरहुत में उसने एक स्तूप भी बनवाया, तो बहुत स्थापित चीज नहीं है। अब एक शशांक है बंगाल में, उसको बोधि वृक्ष नष्ट करने की बात कही जाती है, परंतु कितना ऑथेंटिक है उस पर अभी भी डाउट किया जाता है। तो मतलब हमारे यहाँ कोई इस तरह का एविडेंस नहीं था, मतलब इंडिया में। तो इसलिए जब बाबर आया और इस्लाम एक नया रिलीजन आया, तो इस्लाम को अगर आप गौर करके देखेंगे तो इस्लाम भी एक मायने में काफी एक रिलीजियस एग्रेशन उसमें था, और रिलीजियस एग्रेशन होने की वजह थी, उसका कारण उसके लिए मैं उसको उत्तरदायी नहीं ठहराता। मैं आपको यह बताता कि अगर सबकी गहराई में जाओगे तो कुछ उसकी दूसरी वजह निकलती है। जैसे प्रॉफिट मोहम्मद ने जब इस्लाम को स्थापित किया था, तो उस समय बड़ा एडवर्स कंडीशन का उनको सामना करना पड़ रहा था, चारों तरफ से उन पर अटैक हो रहा था। तो इफ प्रॉफिट मोहम्मद कुड हैव बीन नॉन वायलेंट लाइक बुद्धा एंड महावीर, देन इस्लाम कुड नॉट हैव बीन बॉर्न। इस्लाम तो बॉर्न ही नहीं होता, इस्लाम संघर्ष से ही पैदा हुआ। और फिर पैगंबर मोहम्मद के बाद जो खलीफा आए, तो सबसे बड़ी बात यह कि अरब क्षेत्र में जो बहुत सारे जनजाति थी, ट्राइब्स थी, उन ट्राइब्स के बीच आपस में संघर्ष होते रहते थे। तो इन्होंने सोचा, खलीफाओं की नीति रही कि इस ताकत को हम आपस में लड़कर समाप्त करने के बजाय बाहर की तरफ अगर चैनलाइज कर देते हैं, तो इससे फायदा यह हुआ कि इस्लाम का प्रसार भी होगा, और ये जो आपस में लड़ मर करने के लिए तैयार हैं, वो इंगेज हो जाएंगे बाहर के संघर्ष में। तो उन्होंने इस क्रम में जिहाद का नारा दिया। लेकिन जिहाद शब्द जब पैगंबर मोहम्मद ने जिसमें यूज किया था, उस समय उसका एक अलग परिप्रेक्ष्य था। प्रॉफिट मोहम्मद को बड़ा एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करना पड़ रहा था, लेकिन बाद में इसको एक पॉलिटिकल टूल बना दिया गया। उसके बाद फिर इस्लाम आगे बढ़ा। लेकिन जो कुछ भी हो, इंडिया में इस तरह की बात नहीं थी। सबको धार्मिक स्वतंत्रता का उपभोग प्राचीन काल से किया था। एक शासक 3-3 धार्मिक पंथों का संरक्षण देते थे। कोई आस्तिक था, कोई नास्तिक था, कोई एक ईश्वर को मानता था, कोई अनेक ईश्वर को मानता था, कोई तंत्र मंत्र में विश्वास करता था, कोई भक्तिज्म की पद्धति को अपनाता था, कोई यज्ञ की पद्धति चलाता था। किसी को किसी से कोई आपत्ति नहीं थी, सभी अपने तरीके से जी रहे थे। लेकिन इस्लाम का स्पष्ट रूप से नारा था, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना। जो मूर्ति पूजक के देश है, वो मूर्ति पूजक के देश को हमें इस्लाम का देश बनाना है। तो योर ऑनर, मतलब मी लॉर्ड, आप लोग ही हैं। हमने इतनी बातें पक्ष में लाई जो सिद्ध करते हैं जो लोग कहते हैं विदेशी है, विदेशी के पक्ष में। हाँ, उसके अलावा एक 5वां पॉइंट आप कहेंगे, क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स को लगेगा कि औरंगजेब की चर्चा के बिना तो पूरी कहानी ही अधूरी है। अब 5th फैक्टर आपका आता है रोल ऑफ औरंगजेब। अब रोल ऑफ औरंगजेब का मतलब यह है कि, अच्छा हाँ, एक फैक्टर और भी, 6ठा भी दे देता हूं।
छठा फैक्टर भी दे देता हूं। छठा फैक्टर है जजिया टैक्स। जजिया टैक्स देखिए, जजिया टैक्स एक प्रकार का कर था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था और काफिर शब्द का भी इस्तेमाल होता था। हालांकि इसकी भी अपनी एक कहानी है, लेकिन इस कहानी में अभी मैं जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा यहां पर एक दूसरा टारगेट है और हमारा मकसद कुछ और है। तो जजिया टैक्स कोई पहली बार मुगल नहीं, यहां तो लंबा इतिहास है। जब पहली बार अरब वालों ने सिंध को जीता था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में, यह समस्या तभी आई थी कि आखिर चूंकि काफिरों के लिए पहले दो ही विकल्प था कि काफिरों को इस्लाम स्वीकार करना है और इस्लाम स्वीकार नहीं करना है तो कोई कोई हार्डलाइनर इतना तक बोलते थे कि या तो उनको तलवार के घाट उतार देना है और दे शुड बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम, क्योंकि दूसरा इसमें बीच का कोई रास्ता नहीं हो सकता। तो अंत में एक कॉम्प्रोमाइज फार्मूला लाया गया था, जो कॉम्प्रोमाइज फार्मूला केवल यहां नहीं लागू किया गया था, ये कॉम्प्रोमाइज फार्मूला बाकी वेस्ट एशिया में, ईरान में भी और भी बाकी क्षेत्रों में लागू किया गया था कि गैर मुसलमानों को एक प्रोटेक्टेड पीपल मानकर एक पोल टैक्स के रूप में जजिया टैक्स लगाकर जीने दिया जाए। खैर चलिए, ये बात तो है, लेकिन उसके बाद जिनको जजिया टैक्स देना पड़ता था वो तो सेकेंड क्लास प्रजा बन गए। तो इस्लाम, ये चीज हिंदुस्तान में नहीं थी, ये चीज यहाँ के कल्चर में, यहाँ की संस्कृति में नहीं थी कि हम आपके धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप उसके बदले हमसे टैक्स लीजिए। तो ये अपने आप में अनोखी बात थी। और औरंगजेब ने, हालांकि मुगलों ने 100 वर्षों तक जजिया टैक्स हटाया, अकबर ने साहस दिखाया, जहांगीर ने फॉलो किया, शाहजहां को भी फॉलो करना पड़ा। हालांकि शाहजहां उतना लिबरल नहीं था जितना जहांगीर और अकबर, विशेषकर अकबर। लेकिन औरंगजेब ने वो भी अपने शासन के उत्तरार्ध में, सेकेंड हाफ में चलकर फिर जजिया टैक्स को पुनर्जीवित कर दिया 1679 में। तो ये चीजें देखने के बाद, जो उसका 1707 तक डेथ तक रहा, लेकिन उसका उत्तराधिकारी ने फिर जजिया टैक्स हटा दिया। तो जजिया टैक्स का मुगलों के समय बड़ा ही जिंक्स्ड हिस्ट्री रही है, रेगुलर हिस्ट्री नहीं रही है। लेकिन चलिए, इतना तो कम से कम है कि औरंगजेब के समय मंदिर तोड़ने की घटना भी हुई, उसने धार्मिक कट्टरता भी दिखाई, कुछ हिंदू पर्व, होली आदि पर उसने, त्योहार पर उसने पाबंदियां भी लगाई, खुले रूप में इस्लाम के संवर्धन के लिए आगे आया, जो उसके फॉरफादर्स ने इंडिया में नहीं किया था। तो औरंगजेब के रोल को बिना, तो टोटल हम 6 पॉइंट्स लाते हैं मिलॉर्ड, हम 1 2 3 4 5 6, हम 6 पॉइंट्स के आधार पर उन लोगों को फेवर करते हैं जो मानते हैं ये विदेशी थे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो बोलिए। मुझे जहां तक लगा, आपकी तरफ से जो लोग हमारे व्यूअर्स में विदेशी मानते हैं वो इतने प्रकार का तर्क देंगे और यह तर्क अपने आप में काफी है। ओके, अब चलिए, अब हम आते हैं महाराणा प्रताप और शिवाजी पर। महाराणा प्रताप एंड शिवाजी। तो अब इन्हें आप कहते हैं देशी, देशभक्त, राष्ट्रवादी आदि। तो अब इनकी फेवर में देखिए क्या है। इनकी फेवर में है जो महाराणा प्रताप या इधर शिवाजी, ये दोनों मुगलों से बहुत पहले से थे। अब कितने समय से थे ये पता नहीं, लेकिन हां, जिस सिसोदिया वंश से महाराणा प्रताप थे, राणा कुंभा उनसे पहले बप्पा राव के समय से वो वंश चल रहा था, संभवतः 8वीं सदी ऑनवर्ड्स। तो मुगलों से उनका जो काला अंतराल है, मुगल से पहले से यहां से इस्टेब्लिश देसी थे, बट इनके पक्ष में, अभी हम देसी थे इनके पक्ष में जा रहे हैं। तो एक इस्टेब्लिश्ड रूलर थे। दूसरी बात है कि महाराणा प्रताप के पक्ष में एक बात यह जाती है कि जिस समय अकबर का साम्राज्यवादी मशीनरी पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा था और अकबर एक पक्का अनपक्का साम्राज्यवादी था, वह किसी भी स्थिति में वो अधिक से अधिक भारतीय शासकों को माथत देखना चाहता था। हालांकि उस समय के स्टैंडर्ड्स, उसमें कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि जो भी शासक नॉर्थ में होता था वो कोशिश करता था कि साउथ इंडिया तक हमारी सत्ता बनी रहे। इस तरह की कोशिश मौर्य ने भी की थी, गुप्ता ने भी की थी, हर्षवर्धन ने भी किया था। तो ये अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन
जैसे अकबर जब ये कोशिश कर रहा था तो जो भी राजपूत राज्यों ने रजिस्ट किया उन सबको भूमिसात होना पड़ा और सब वन बाय वन आकर अकबर के समक्ष सरेंडर किया। हियर यू कैन वेरी वेल टेक द एग्जाम्पल ऑफ होम। यहां एग्जाम्पल आप सबसे पहले अम्बेर ने शुरू किया। अम्बेर के बाद आप देखेंगे जैसलमेर, बीकानेर, रणथंभौर जैसे राज्य ने भी समर्पण कर दिया। उस समय राणा उदय सिंह, जबकि अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया, राणा उदय सिंह स्वयं जंगल में चला गया, जयमल पत्ता ने उस किले को बचाया, परंतु राणा उदय सिंह ने भी समर्पण नहीं किया। परंतु उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड को उतना वैलर का नहीं है, डायरेक्ट वो युद्ध में नहीं उतरे, लेकिन राणा उदय सिंह के बाद जो महाराणा प्रताप हुआ उसने तो हद कर दी। जबकि उसकी हैसियत काफी छोटी हो गई थी। महाराणा सांगा ने बाबर से युद्ध किया था और दांत खट्टे करने के कगार पर ला दिए थे, और महाराणा प्रताप की हैसियत काफी छोटी हो गई थी, परंतु हल्दी घाटी में अकबर से उसने दो दो बाहें की। और इतना ही नहीं, इवन आफ्टर लूजिंग हल्दी घाटी एंड ऑलमोस्ट होल ऑफ चित्तौड़, he retreated into the forest and he survived there for a longer time and he continued his fighting on the basis of guerrilla tactics। मतलब वह जंगल में रिट्रीट कर गया अपनी सेना को लेकर, और फिर जिसको कहते हो छापामार पद्धति। सतीश चंद्र तो यहां तक कहते हैं कि भारत में छापामार पद्धति के युद्ध को श्रेय देने का श्रेय पहली बार जहांगीर को है, पहली बार महाराणा प्रताप को है। तो महाराणा प्रताप को यह दिया जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, वह जीवन पर्यंत चाहे जितनी भी परेशानी अपनी फैमिली के साथ झेली, लेकिन उसने समर्पण नहीं किया। अपने क्षेत्र, अपनी मातृभूमि चित्तौड़ को बचाने के लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और उसका उत्तराधिकारी अमर सिंह, जिसमें पिता जैसी सहन शक्ति नहीं रही, वो भी थक गया संघर्ष करते हुए। अंत में जब शाहजादा खुर्रम, जिसे आप शाहजहां के नाम से जानते हो, 1613 में स्वयं जब गया मेवाड़ पर अटैक करने, तब उसने समर्पण अंत में किया। लेकिन पता नहीं पिता और पितामह की मर्यादा को भूल नहीं पाया था, उसकी व्यवस्था थी। तो उसने जहांगीर से व्यक्तिगत तौर पर यह आग्रह किया, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कॉल मी इन द कोर्ट एंड नॉट टू प्रोवाइड मी एनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस। I need to be totally exempted from such responsibility। अब इसमें आप देखिए, उसका कहना यह था कि मैं व्यक्तिगत तौर पर मुझसे आप सेवा ना लें। और क्योंकि उसमें क्या होता था कि जो समर्पित राजपूत शासक होते थे उसको मुगल मशीनरी में संभाल लेते थे, उनको मनसबदार का पद देते थे, उच्च तनख्वाह दे देते थे और उच्च पद देते थे। तो उससे क्या होता था कि वो उन्हीं की मशीनरी के पार्ट बन जाते थे और उनके साम्राज्य के विस्तार के लिए काम करते थे या उनके प्रशासन की देखरेख के लिए काम करते थे। इसने कहा कि मुझे आप बरी करिए, मैं आपके दरबार में नहीं जाऊंगा। और जहांगीर को यह चीज स्वीकार करना पड़ा और जहांगीर ने उसे यह इज्जत सौंपी। उसके बदले कर्ण सिंह गया दरबार में और कर्ण सिंह ने, जो उसका पुत्र था, और उसने पंच हजारी मनसबदार का पद उसे मिला एंड ही इंटर्ड इनटू द कोर्ट एंड जहांगीर वॉज मच इम्प्रेस्ड विद द फादर एंड द सन। आज भी आप आगरा के फोर्ट पर देखेंगे तो दोनों का स्टैचू बना हुआ है उसके एक द्वार पर, इसलिए कि जहांगीर उससे पर्सनली बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। तो ये महाराणा प्रताप का ट्रैक रिकॉर्ड है। शिवाजी का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे ये तो और भी कलरफुल है, क्योंकि महाराणा प्रताप को तो चलिए, महाराणा सांगा एक बहुत शक्तिशाली मेवाड़ के राज्य को लीड कर रहे थे, वो दिल्ली के लिए भी खतरा बना हुआ था, आप समझ सकते हैं। लेकिन जहां तक बात आती है शिवाजी की, तो शिवाजी तो स्क्रैच से शुरू किया। कोई स्टेट नहीं था उसके पास, वो एक जमींदार था, वो शाह जी का पुत्र था। और फिर उसने अपने प्रयास से, अपनी सैन्य उद्यमशीलता और कूटनीतिक चतुरता से, थ्रू हिज यू कैन से मिलिट्री प्रोवेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और यू कैन से डिप्लोमेटिक एक्यूमेन, ही कुड अर्न द स्टेट। उसने राज्य का निर्माण किया कि कैसे कैसे प्रयोग किए। सबसे पहले उसने एक अपनी जगह बनाई, दक्षिण में एक रुतबा बनाई निरंतर संघर्ष करके, और उसके लिए उसने हर तरह के छल छद्म अपनाए। बीजापुर से मित्रता भी की, बीजापुर से विरोध भी किया, मुगलों से मित्रता भी की, मुगलों का विरोध भी किया, और वह धीरे धीरे एक साधारण जमींदार के पद से आगे बढ़ता हुआ, एक के बाद दूसरे किले को जीतता हुआ, एक के बाद दूसरे भूभाग को जीतता हुआ,
महाराष्ट्र जिस क्षेत्र से वो जुड़ा हुआ था मराठा, और वो क्षेत्र का के पास रिसोर्सेस नहीं होता था, उसका इकोनॉमिक बेस कमजोर था। तो इसने चौथ सरदेशमुखी जैसे टैक्स को इन्वेंट किया, और फिर उसने उस मराठा एक उसको राज्य की स्थिति तक ले गया। अब अगर कोई कहे कि भाई उसमें केवल चालाकी थी और उसमें मतलब साहस या सैन्य क्षमता नहीं थी, तो ये विश्वास करने योग्य बात ही नहीं है। आप अनुमान करिए, जिस समय आगरा दरबार में वो गया था, उस समय जब उसको मनसबदारों की, वो भी कहा था कि मैं व्यक्तिगत सेवा नहीं लूंगा, और जब मनसबदारों की चेयर पर बैठाया जा रहा था, जो एक अधिकारी का पद था, उसी समय वो कोर्ट में खड़ा होकर और फिर मुगल एम्पायर के अगेंस्ट में बोलना शुरू किया। जो धृष्टता उसने की थी, फॉर दैट इवन ही कुड हैव बीन अवॉर्डेड द कैपिटल पनिशमेंट। जो उसने किया था उसके लिए उसे मौत की सजा तक मिल सकती थी। हालांकि औरंगजेब उस समय दरबार में खुद नहीं था, बाद में उसको अरेस्ट कर लिया गया। अगर मान लीजिए उसमें स्वाभिमान नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में वह कोई ना कोई चालाकी से उसमें बैठ लेता, फिर निकल लेता और निकल कर यहां के विद्रोह करता, परंतु वो इतना सहन नहीं कर सका कि उसको पंच हजारी मनसबदार का पद दिया जाए। आप समझ सकते हैं। तो ये दोनों अपने अपने युग के महान शासक थे। और फिर शिवाजी ने 1674 में मराठा राज्य को स्थापित किया। गोलकुंडा से दोस्ती भी की, गोलकुंडा का यूज भी करके मराठा शक्ति का कर्नाटक में विस्तार किया। 1680 में उसका डेथ हो गया, लेकिन तब तक एक शक्तिशाली मराठा राज्य बन चुका था, जिसको पेशवा ने एक साम्राज्य के रूप में ढाल दिया। और वही बाजीराव फर्स्ट ने हिंदू पातशाही का नारा देकर उत्तर आया, और अंत में मुगल साम्राज्य उसी मराठा की कृपा पर डिपेंड हो गए। तो मतलब ये सब अचीवमेंट शिवाजी का है। लेकिन ये हम इनके पक्ष में ये नहीं कर रहे हैं कि राष्ट्रवादी नेता थे, हम यह कर रहे हैं कि महाराणा प्रताप और शिवाजी अपने युग के विशिष्ट शासक थे। इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात जब राष्ट्रवादी की आएगी तो हमें मौन रह जाना होगा, क्योंकि वो हम आगे बताएंगे। अब आते हैं, देखिए अभी तक तो हमने प्लेंटिफ का के साइड से बोला, अब आ गया है रिस्पोंडेंट के रूप में। अब मैं उठ रहा हूं मिलॉर्ड, और मैं बचाव पक्ष के वकील के रूप में आ रहा हूं, और आप लोग इसका डिसीजन लेंगे कि पहले आप किसी जजमेंट देंगे, और जो जजमेंट आपके सामने आएगा वो मुझे मंजूर हो। मुगल विदेशी थे, मुगल वेयर फॉरेनर्स, उसके विपक्ष में। मुगल वेयर फॉरेनर्स, उसके विपक्ष में, अगेंस्ट। अगेंस्ट, हम उसके विपक्ष में जा रहे हैं। अब कहोगे भाई कौन कौन बिंदु दूं? एक बिंदु है कि इन वन सेंस, कोई इंग्लिश में लिख देता हूं, कोई हिंदी में। इन वन सेंस ऑल आर फॉरेनर्स, वी ऑल आर फॉरेनर्स। ओके, अब वी ऑल आर फॉरेनर्स, यू कैन से, हम सभी फॉरेनर्स हैं। हाँ, एक चीज मैं यहां और भी आपको कहना चाहूंगा कि जैसे शिवाजी और महाराणा प्रताप, इन दोनों की शक्तियों का गुणगान उनके दरबारी लेखकों ने भी किया। जैसे शिवाजी को अगर आप देखेंगे तो शिवाजी को एक भूषण कवि जैसा दरबारी लेखक मिला हुआ था, और भूषण कवि ने जो शिवाजी की तारीफ में लिखी है, उससे भी आपको पता चलेगा कि उस युग में मुगलों को मलेक्ष कहा जाता था। मतलब ऐसा भी था वहां, क्योंकि आप, मुझे तो साहित्य से रुचि रही है, हिंदी साहित्य अंग्रेजी साहित्य में दोनों से जुड़ा रहा हूं, तो उसमें मैं एक आप कॉपलेट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ये बड़ा मजेदार कॉपलेट है, जिसमें
भूषण कवि ने शिवाजी की तारीफ की है औरंगजेब के अगेंस्ट में, वो तारीफ सुनकर आप चकित रह जाओगे। मतलब कविता को समझने में आपको दिक्कत होगी, खासकर हमारे जो इंग्लिश के ऑडियंस इस पर होंगे, सो दे विल फील अ बिट सफोकेटेड, लेकिन उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन संभव नहीं है। तो इसलिए उसको हम हिंदी का ओरिजिनल, वो हिंदी भी उनका वो उस काल का रीति काल की हिंदी है। उन्होंने लिखा है शिवाजी की प्रशंसा में, इंद्र जी में जम पर, पांडव स्वंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, पौनवाड़ी बाह पर शंभु रथ नाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मेघराज है, तेज तम कंस पर, तेज तम अंश पर कान जिम्ही कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। मतलब एक शिवाजी की तारीफ करने के लिए कि मलेच्छ वंश पर शिवाजी कैसे हैं, उसने जो इतना बड़ा कॉर्पोरेट पीछे लिखा है, ये शिवाजी पूरे राष्ट्रवादी लेखकों का ध्यान आकर्षित करता है कि शिवाजी का रेजिस्टेंस कितना बड़ा था। महाराणा प्रताप की तारीफ में भी बहुत सारे पोएट्स ने लिखा है। आप देखेंगे आगे जब राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया भारत में शुरू हुई है, तो शिवाजी और महाराणा प्रताप को खोज कर निकाला गया। उसमें उन्होंने कहा, सुभद्रा कुमारी चौहान की एक पंक्ति है कि वीरों का कैसा हो वसंत, तो उसमें उन्होंने कहा कि भूषण और कवि चंद नहीं, कवि चंद का मतलब है चंदर वरदाई, जो पृथ्वीराज रासो जिसने लिखे, उसने भी बहुत पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा की है। भूषण और कवि चंद नहीं, बिजली भर दे हुआ छंद नहीं। तो ये बेसिकली इन दोनों को इस आधार पर बाद के लेखकों ने भी बहुत सराहा है। अब हम, जैसा कि आप जानते हो कि हम अब बचाव पक्ष के वकील के रूप में आ रहे हैं, रेस्पोंडेंट के रूप में आ रहे हैं। तो पहला हमारा तर्क आप सुनिए, इन वन सेंस वी ऑल आर फॉरेनर्स। कहेंगे कैसे? तो हम अभी आर्यों वाले विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, वो अभी मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में जितना मुगल को विदेशी समझने की ललक है, उतनी ही आर्यों का देसी उत्पत्ति पर उनका झुकाव है। और इसमें उनकी गलती नहीं है, ये पॉपुलर हिस्ट्री या जो पॉलिटिकल जलसे में जो कहा और बोला जाता है उसका प्रभाव होता है। तो मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिकल जलसे का मतलब है कि कोई अधिकारी नहीं, भारत का कोई भी अधिकारी, कोई भी जो बड़े पद पर हैं, हमारे जो बड़े राजनीतिक नेता हैं, वो कभी भी अपने किसी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं बोलते। ये बोला जाता है छोटे मोटे चौपाल पर, चौराहे पर, या निचले स्तर पर जो ग्रासरूट लेवल पर जो कुछ लोग काम करते हैं, तो उनके द्वारा बार बार ये बात विदेशी स्वदेशी की उठाई जाती है। तो इसलिए मैं उनकी बात भी मैंने रखा है, जो भी कहेंगे विदेशी, उनका भी तर्क मैंने रखा है। और अब हम विदेशी क्यों न माने, उनको कैसे हम बचाएं, तो उनको बचाने के सेंस में हम कहते हैं कि इन वन सेंस वी ऑल आर फॉरेनर्स। ये कैसे? तो अगर पूरी आप देखेंगे, अगर बहुत पहले हम जाते हैं, तो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन सबसे पहले होमोसेपियंस ही, फिर इधर ईरान से आए ईरानियन एग्रीकल्चरिस्ट आए, वैदिक आर्यंस के बारे में चलिए अभी नहीं छेड़ते हैं, उसके लिए कभी दूसरे दिन। उसके बाद फिर इधर अब एस्ट्रो एशियाटिक आए, जो पूर्वी एशिया से आए। तो ये सब तो पहले से ही कहीं ना कहीं बाहर से आए हुए हैं। उसके बाद उनको छोड़िए, वो बहुत पीछे चले गए। इतना तो आप मानेंगे, इंडो ग्रीक शासक, जो इंडो ग्रीक बैक्टीरिया से आए, शक, कुषाण, इंडो ग्रीक शक, कुषाण, हुण, इनको तो आप बाहर से आए हुए मानेंगे। इसके पास तो आपको साइंटिफिक एविडेंस तो पहले वालों के लिए भी है, लेकिन इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि बाहर से आए। तो बाहर से कौन नहीं आए? अब उसमें से कितने लोग इंडो ग्रीक के वंशज है, शक के वंशज है, हमें कुषाण के वंशज है, हुण के वंशज है, कैसे पता चले? तो ये भी बाहर से आए, दे केम फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन इनके आने के बाद आगे जो आप देखते हैं, तुर्क आए और मुगल आए। तुर्क एवं मुगल आए, इनकी विशेषता क्या थी? ये जो इंडो ग्रीक शक, कुषाण और हुन हैं, इनकी विशेषता यह थी कि ये सभी मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशियन ट्राइब थे। और सेंट्रल एशियन ट्राइब जो भी होते हैं बहुत एग्रेसिव होते हैं। मंगोल भी वैसे ही हुए, मुगल भी उन्हीं की परंपरा से हैं, तुर्क वैसे ही हुए।
थोड़ी सी उनमें एग्रेसिवनेस सेंट्रल एशियंस में बहुत ज़्यादा होता है। आज भी आप अफगानिस्तान में देखेंगे, अफगानिस्तान से नॉर्थ जाएंगे तो ये समस्या वहाँ पर ट्राइब्स की है और सेंट्रल एशियन जियो जियो सोशल कंडीशन की है। तो वहाँ जो भी हुए एग्रेसिव हुए। अब आप चूंकि देखिए, इंडो ग्रीक, शक और कुषाण के बारे में हमें बहुत एविडेंस नहीं है, हुड़ के बारे में भी बहुत एविडेंस नहीं है, लेकिन जो इक्का दुक्का एविडेंस हुड़ के बारे में मिला है उससे सूचना मिलती है कि हुड़ के एक शासक थे, तोरमान का पुत्र, उनका नाम था मिहिरकुल। तो मिहिरकुल ने, जो शैव था, जिसने शैव पंथ को अपना लिया था, उसने हजारों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये सेंट्रल एशियन ट्राइब्स जो भी होते थे उनमें एग्रेसिवनेस होता ही था। अब तुर्क और मुगल आए, ये इस्लाम लेकर आए। ओके, तो इस्लाम को लेकर आए तो अब फर्क क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। थोड़ा सा आप लोग मेरे इस बात पर गौर करना। जो पहले वाले इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस और कुषाण है, तो उनका अपना कोई रिलीजन नहीं था। वो ट्राइबल जो होता है ना, जनजाति, वो पिछड़े हुए लोग होते हैं। वो जब भारत में आए तो भारत का तो दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृति में एक भारत की संस्कृति थी, दुनिया की प्राचीनतम संस्कृतियों में एक। तो जब भारत आए तो हिंदू मानी तथाकथित जो भारतीय धार्मिक पंथ हैं उनको उन्होंने अपनाना शुरू किया। किसी ने ब्राह्मणिज्म को अपनाया, किसी ने बुद्धिज्म, किसी ने जैनिज्म, किसी ने एक से अधिक से अपने आप को जुड़ाव रखा। और जिसी समय उन्होंने हमारी धार्मिक परंपरा, हमारे सांस्कृतिक मूल्य को अपना लिया भारत में, उसी समय भारत के उस प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाकर हमारे ही रंग में ढल गए। अब पता करना मुश्किल हो गया कि इसमें कौन विदेशी, कौन स्वदेशी है। और स्वदेशी तो टेक्निकली कोई नहीं थे एक तरीके से अगर देखा जाए तो। अब लेकिन फिर भी जब हमारा नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो राष्ट्रीय आंदोलन के समय इतिहासकारों का एक समूह पैदा हुआ था जिसमें आर.सी. मजूमदार थे, के.पी. जायसवाल थे, ए.एस. अल्तेकर थे, प्रोफेसर हेमचंद राय चौधरी थे। ये सब इतिहासकार कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी चेतना से ज़्यादा प्रभावित थे। तो वो क्या होता था कि ब्रिटिश और भारतीयों के बीच जो संघर्ष था, वो संघर्ष की बू धीरे धीरे इतिहास लेखन में भी आने लगी थी। तो के.पी. जायसवाल जब लिखते हैं गुप्त और शक संघर्ष, जैसे आप एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप पढ़े होंगे कि शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुजरात पर कब्जा किया था और ये गुप्तों की जीत थी। तो आप जानते हैं उस जीत को वो विदेशी बनाम स्वदेशी का नाम देना चाहते थे। शकों को विदेशी माना गया और गुप्त को देशी, और इसी आधार पर गुप्तों को राष्ट्रवादी बोल दिया। ओके, अब उसके पीछे आइए। उसके पीछे जब आप आते हैं तो जब सिकंदर ने आक्रमण किया, तो सिकंदर के आक्रमण के समय जो उसका से लड़ने पोरस गया, फिर पोरस, खैर उसमें तो मौर्यों की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, या भारतीय कुछ शासकों ने संघर्ष किया, तो उसको भी कहीं ना कहीं जो के.पी. जायसवाल राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, उन्होंने उसमें भी राष्ट्रवाद का रंग चढ़ाना चाहा कि भाई देखिए, यही कहीं ना कहीं सिकंदर का विदेशी आक्रमण के अगेंस्ट में एक राष्ट्रवादी चेतना भारत में जगी। लेकिन जबकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता था। आप अगर एविडेंस के आधार पर जाएंगे तो पोरस जरूर लड़ा था, लेकिन पोरस जब पराजित हुआ तो पराजित होने के बाद सिकंदर के अधीन ही शासक का पद स्वीकार किया था। तो खैर ये हमारे कहने का मतलब नहीं है, लेकिन उस समय की हिस्टोरियंस ने, और जब उसी पर जब आगे चलकर 20वीं सदी के एक छायावादी लेखक जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक लिखा, तो उसमें राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा हुआ था। खैर वो तो साहित्यिक कृति है, तो साहित्य में तो छूट होती है, साहित्य को हम नहीं इसके लिए क्रिटिसाइज कर सकते, लेकिन हिस्ट्री में छूट नहीं होती है। उसमें उन्होंने चंद्रगुप्त नाटक में देखोगे कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ है तो चाणक्य उस समय ऑर्गेनाइज करता है भारतीय शासकों को, और वो प्रसिद्ध उनकी कविता निकली है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। मतलब लगता है कि पूरा भारत ऑर्गेनाइज उस राष्ट्रवाद की चेतना में हो रहा है। तो ये मैं एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं कि लेकिन ऐसा नहीं है। ये फर्क यही है कि तुर्क और मुगल एक स्थापित धर्म लेकर आए थे, और ये इन सब के पास अपने स्थापित धर्म नहीं थे। हुर तक भारतीय, हुर और तुर्क के आने में लगभग 400-500 वर्षों का अंतर है, लेकिन हुर ढल गए भारतीय संस्कृति में, तुर्क नहीं ढले, मुगल नहीं ढले। अब इसका मैं
मिलोडी में दूसरा एविडेंस है। तीसरा देखिए, जब आप इस्लाम के इतिहास को देखेंगे, इस्लाम के इतिहास को, तो आपको पता चलेगा कि इन हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में कि इस्लाम सबसे पहले अरब क्षेत्र में पनपा था। किस क्षेत्र में? अरब क्षेत्र में। और अरब क्षेत्र से इस्लाम गया था दुनिया के बाकी क्षेत्रों में। तो उसी क्रम में आप देखोगे कि जब इस्लाम का प्रसार हो रहा था तो इस्लाम गया मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशियन ट्राइब में तुर्क थे। तुर्क ने पहले इस्लाम कबूल किया और तुर्क के बाद मंगोलों ने कबूल किया, और ये तुर्क और मंगोल के वंशज बाद में मुगल हुए, जिनको इस्लाम विरासत में मिल गए। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपको पता होना चाहिए, चंगेज खान भी पहले बुद्धिज्म के एक शाखा को अपनाया हुआ था। चंगेज खान तो स्वयं इस्लाम नहीं कभी एक्सेप्ट किया, उसके पोते हलाकू खान ने भी नहीं, तो खलीफा तक पर भी चढ़ाई कर दी थी। लेकिन आगे चलकर मंगोलों ने आगे चलकर इस्लाम कबूल किया। तो मैं ये कहना चाहता कि यह हठात संयोग है जिसमें तुर्क और मंगोल आए। वो अगर सेंट्रल एशियन ट्राइब की तरह आए होते, हुर की तरह या कुषाण की तरह, जिनका अपना कोई स्थापित धर्म नहीं होता, तो संभव था कि वह भी फिर इसी संस्कृति में ढल जाते और आज उनका खोजना मुश्किल हो जाता। ओके, तो उनका खोजना मुश्किल हो जाता। लेकिन वो चूंकि स्थापित धर्म ही नहीं, एक विश्व ग्लोबल रिलीजन लेकर आए थे। इस्लाम उस समय ग्लोबल रिलीजन बन चुका था, और जिसका नारा था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना, मतलब मूर्ति पूजकों के देश को इस्लाम का देश बनाना। लेकिन जब वो हिंदुस्तान में आए, इससे पहले इस्लाम का ट्रैक रिकॉर्ड क्या था, गौर करना कि जहां भी इस्लाम की सेना गई, जहां भी इस्लाम की सेना गई, वहां उसने वहां के देसी रिलीजन को मिटा दिया और फिर उसने एक पैरेलल रिलीजन खड़ा कर दिया, यानी इस्लाम का। इसलिए आप देखिए, अब एक बात बताइए, दुनिया की 3 प्राचीनतम सभ्यताओं का हम नाम लेते हैं। आप लोगों ने भी नाम सुना होगा। आपने मिस्र का नाम सुना है, मिस्र उत्तरी पूर्वी अफ्रीका। मेसोपोटामिया का नाम सुना है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना है। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता आप बोलते हैं। एक बात बताइए, ये तीनों प्राचीनतम सभ्यता थी। आज भारत इस्लामी देश नहीं है। अगर हिंदू देश नहीं है तो इस्लामी देश भी नहीं है। लेकिन अगर आप मिस्र को देखिए, तो मिस्र में किसकी बहुसंख्या है? मेसोपोटामिया में देखिए किसकी है, जबकि इसी मिस्र का रिकॉर्ड है कि वह आगे चलकर इस्लाम ने मिस्र को जीता है 8वीं सदी में। मेसोपोटामिया, जिसको आप इराक कहते हो, वर्तमान में इराक है, उसको जीता है इस्लाम की शक्ति ने 8वीं 9वीं सदी में, और फिर उसका पूरा इस्लामीकरण हो गया। एक यूपीएससी के कल्चर में क्वेश्चन पूछा था 2015 में, और ये एल बैशम का द वंडर दैट वाज इंडिया के प्रीफेस में स्टेटमेंट है। उसके प्रस्तावना में एक स्टेटमेंट है, उससे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था, आप सुनना चाहोगे? क्वेश्चन यह था कि मिस्र मेसोपोटामिया और यूनान के विपरीत, अब यूनान का नाम यहां लिया जा रहा है, यूनान के बारे में मैं नहीं बताया, ग्रीस। मिस्र, मेसोपोटामिया और यूनान के विपरीत भारत की प्राचीन संस्कृति अविच्छिन्न रूप में चलती रही। मीन्स कि अनलाइक इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड ग्रीस, the ancient culture of India had continued in uninterrupted manner. Examine the statement. इस वक्तव्य का परीक्षण करिए। तो अब बच्चे तो समझ ही नहीं पाए इसको हम कैसे करें। साधारण सी बात है कि वहां इस्लाम ने जब उन दोनों देशों को जीता, ग्रीस का एक अलग चीज है, वो मैं अभी नहीं बता सकता, नहीं तो मैं भटक जाऊंगा। तो उन दोनों का विशुद्ध इस्लामीकरण हो गया। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था, और यहां पर इतनी स्थापित हिंदुइज्म और हिंदू संस्कृति कायम थी कि चाहकर भी इस्लाम यहां पर धर्मांतरण नहीं करवा पाया। और धर्मांतरण कभी तलवार के आधार पर नहीं होता। अगर तलवार के आधार पर धर्मांतरण हुआ होता तो ज्यादा मुसलमान बंगाल में है, पंजाब में तो समझ में आ रहा है कि सीमावर्ती क्षेत्र है, लेकिन पूरे उत्तर भारत को क्रॉस करके अगर इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान बंगाल में हुए, तो क्या उनकी तलवार ने उत्तर भारत में काम नहीं किया? लेकिन उनकी तलवार ने पूरब में बंगाल में काम किया? नहीं। पंजाब और बंगाल में वैसी स्थापित संस्कृति नहीं थी। वहां पर हिंदू संस्कृति दोनों में से कहीं भी स्थापित नहीं थी।
वहां पर ट्राइबल्स थे और पंजाब में कोई भी संस्कृति स्थापित नहीं हो पाती थी, क्योंकि हमेशा उत्तर पश्चिम से नए तत्व आते थे जो पहले की संस्कृति को विस्थापित कर जाते थे। इसलिए उन दोनों जगहों पर इस्लामीकरण हुआ, क्योंकि वहां स्थापित धर्म नहीं था। और उत्तर भारत तो काउ बेल्ट कहलाता है, यहाँ पर तो हिंदू संस्कृति ने जड़ जमाई हुई थी, तो यहाँ पर तो धर्मांतरण नहीं हुआ। और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क बना रहा जिसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक के रूप में आए थे और अल्पसंख्यक के रूप में ही रह गए, बहुसंख्यक कभी नहीं हो सकता। तो अब जब उनको हिंदुस्तान पर शासन करना था, तो वो इस्लाम के जितनी भी बातें करते थे, चाहे वो जजिया टैक्स की बातें हो, काफिर जैसी बातें हो, जिहाद जैसी बातें हो, वो सब फॉर्मेलिटी थी। पॉलिटिक्स के लिए उनको करना पड़ता था, उनकी मजबूरी ऐसी थी कि द इस्लामिक एम्पायर एंड द मुस्लिम एम्पायर और द मुगल एम्पायर कुड नॉट सर्वाइव विदाउट द सपोर्ट ऑफ हिंदूज, न टर्किश एम्पायर। अब मैं आपको बताऊं कि चलिए मुगल तो बहुत बाद में आए, लेकिन मुगल से पहले मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूं। मुगल से पहले जब यहां जिस समय तुर्की शासन स्थापित हुई थी, उस समय तुर्की शासक इल्तुतमिश का के समय उलेमाओं का एक समूह आया और कहा कि मुझे सुल्तान से मिलना है और मुझे कुछ निर्देश देना है। तो उसका जो वजीर था जुनैदी पूछा क्या निर्देश देना है, तो कहा कि भाई हिंदुस्तान में इस्लाम के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, हिंदुओं के सामने विकल्प रखा जाए कि इस्लाम कबूल करें या फिर उनको जबरन धर्मांतरण कराया जाए। तो जुनैदी ने इल्तुतमिश की तरफ से जवाब दिया कि डू यू नो वन थिंग, आपको एक चीज पता है कि भारत में हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या उतनी ही है जितनी सब्जी में नमक। मतलब द नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया आर जस्ट लाइक द सॉल्ट इन वेजिटेबल। और आप कह रहे हैं जबरन धर्मांतरण करने की बात। तो मतलब ये बात उनकी समझ में आ रही थी। और मैं आपको बताऊं कि मुगलों के आने से पहले ही हिंदुस्तान में एक समन्वित संस्कृति का विकास होने लगा था। जब बाबर जिस समय आया, उस समय एक दोनों के बीच जो मुस्लिम और हिंदू शासक थे उनके बीच आपस में पॉलिटिकल और दूसरे तरह के रिलेशनशिप कायम हो गए थे जो धर्म से संचालित नहीं था। और बाबर ने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया है हिंदुस्तानी। उसने हिंदू और मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, हिंदुस्तानी। उसने लिखा है तुजुके बाबरी में कि हिंदुस्तानियों ने हमसे खुलकर दुश्मनी निभाई, जहां भी हम गए वहां फसलों को जला दिया, कुओं और तालाब में जहर डाल दिया ताकि वो यूज ना करे। तो ये मैं आपको बताता हूं। और फिर बाबर के साथ युद्ध मैदान में मारे जाने वाले में ग्वालियर के शासक मानसिंह तोमर के पुत्र विक्रमजीत भी तो थे। तो मामला तो यहां तो एक मुसलमान शासक को भी स्थापित कर रहा था, एक हिंदू शासक दूसरे मुसलमान शासक के साथ खड़ा था। तो अब मैं चौथा पॉइंट दूंगा मिलॉर्ड कि देखिए, यह राजनीतिक आर्थिक संबंधों के आधार पर भारतीय शासकों का और हिंदू शासकों और मुस्लिम शासकों के संबंधों का निर्धारण होता था, न कि धर्म के आधार पर। इसका हमारे पास और भी प्रमाण है। एक बात बताइए, इसका मेरे पास प्रमाण है। इसमें मैं अभी एक प्रमाण, पहले सटीक प्रमाण रखता हूं जो अकाट्य होगा। तो मेरा सटीक एग्जाम्पल यह है कि अगर यह स्वदेशी और विदेशी का मामला था, तो जिस समय बाबर ने इंडिया पर इन्वेड किया था उसके 1 वर्षों के बाद महाराणा सांगा खनवा का युद्ध बाबर से लड़ते हैं। बाबर अपने तुजुके बाबरी में लिखता है कि इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट में जब पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने उसे हिंदुस्तान आने को निमंत्रण दिया था, तो इवन द वन ऑफ द मैसेंजर्स ऑफ महाराणा सांगा जस्ट केम टू सी हिम एट काबुल। मतलब महाराणा सांगा का दूत भी उनसे मिला था और उसे कुछ इसी तरह का निमंत्रण दिया था। लेकिन चलिए, बाबर के तुजुके बाबरी में हर कुछ ऑथेंटिक नहीं है। हो सकता है कि खनवा के वॉर का जस्टिफिकेशन के लिए, अपने पोजीशन को लेजिटिमाइज करने के लिए उसने
महाराणा सांगा के अगेंस्ट में ऐसा चार्ज लाया हो। लेकिन चलिए, इसको हम गलत मान लेते हैं जो बाबर ने क्या लिखा है। लेकिन महाराणा सांगा की नजर आगरा और दिल्ली पर थी, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरे एविडेंस से भी पता चलता है, क्योंकि महत्वाकांक्षी शासक थे और थी। और अगर थी, और यह अगर फॉरेनर वर्सेस इंडियन का वॉर था, तो महाराणा सांगा क्यों नहीं उतर गए पानीपत के बैटल में? वो इंतजार करते रहे हिंदुस्तान से बाबर को लौटने का। उनको विश्वास था कि तैमूर की तरह लौट जाएगा, फिर दिल्ली और आगरा की गद्दी पर हम कब्जा कर लेंगे। तो दिस वॉज नॉट अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल, you can say it was simply a matter of political alliance, political convenience as well as the diplomacy. इसमें हिंदू और मुसलमान जैसी एज सच कोई बात थी नहीं। इसको अगर आप पूरे प्रकरण को देखते हैं तो एक मेरा एविडेंस यह है। अब मैं आपके समक्ष एक दूसरा एविडेंस भी रखता हूं। टोटल हमने अब तक आपको 4 एविडेंस दिए हैं। 5वां एविडेंस हमारा है कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा। वैसे भी एरिक हॉब्सबॉम ने एक बात कही है, मुझे भी बड़ी सटीक लगती है, कि वर्ल्ड के बिना हम इंडिया को नहीं समझ सकते। खैर चलिए, यूपीएससी ने बड़ी मेहरबानी की है कि वर्ल्ड हिस्ट्री को भी आपके जीएस के सिलेबस में भी डाल दिया है। अब देखिए, आप अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सुनते हो। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। उसमें व्हाइट ही व्हाइट को भगाया यूएसए से। अब उन बेचारे ब्लैक के बारे में जरा सोचिए। जब 1620 में पहली बार ब्रिटिश गए और उन्होंने उत्तरी पूर्वी अफ्रीका को कॉलोनाइज करना शुरू किया, जो आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है, तो वह उस जगह को कॉलोनाइज करने के बाद वहाँ के जो देशी लोग हैं, उनको, जो रेड इंडियंस, उनको कितना दबाया, वो तो उसकी तो पूरी कहानी है उनके एक्सप्लॉयटेशन की। बाद में जब यूएसए इंडिपेंडेंट हुआ तो पूरी दुनिया आप यूएसए के इंडिपेंडेंस की खुशी मनाते हो और बोलते हो कि भाई पहला मॉडर्न नेशन अस्तित्व में आया और पहला रिपब्लिक दुनिया का अस्तित्व में आया। परंतु कभी आपने सोचा है कि व्हाइट के लिए वो रिपब्लिक था, ब्लैक के लिए क्या था? स्लेवरी ही तो था। वहां के देशी लोग, जबकि मुगल आए 1526 में, उनके एक डेकेड बाद गए अमेरिकन, एक डेकेड बाद ब्रिटिश अमेरिका में गए। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। आपने एक बात सुनी होगी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के बाकी देशों में डीकोलोनाइजेशन हुआ। डीकोलोनाइजेशन का मतलब है कॉलोनी स्वतंत्र हुई, विदेशी वहां से विदा हो गए। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं और ऐसे महाद्वीप है जहां भी उपनिवेशीकरण या डीकोलोनाइजेशन नहीं हुआ। कौन? यूएसए। यूएसए में व्हाइट गए और व्हाइट अब तक रूल कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में डच और ब्रिटिश गए, कॉलोनाइज किया। दांते तले चने चबाना पड़ा वहां के अफ्रीकन्स को अपने राइट के लिए। 1990 में चलकर तब उन्हें राइट मिला। वो भी राइट क्या है? जितना इकोनॉमिक रिसोर्सेस है व्हाइट के पास है। आप वहां से चलिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को 1787 में ब्रिटिश ने कॉलोनाइज करना शुरू किया। और कहाँ है ऑस्ट्रेलिया के जो देशी लोग थे, वहां के जो नेटिव्स थे, उनका पॉपुलेशन जब हुआ तो मात्र 60,000 या कुछ ऐसा पॉपुलेशन उनका, और जो एबोरिजिनल्स हैं वहां के, उनका पॉपुलेशन निकला। आज तक वो अंडर डेवलप्ड बेचारे घूम रहे हैं। तो मैं आपको यह बता रहा, बल्कि एक क्रिटिक ने कहा है कि अमेरिकन्स ने जानबूझकर वहां के जो जैसे, मतलब अमेरिकन्स का मतलब है व्हाइट अमेरिकन्स ने, वहां के जो इंडिजिनस अमेरिकन्स है जिनको आप कहते हो, उसमें भी 2 ब्लैक है वहां। एक है अफ्रीकन अमेरिकन्स। अफ्रीकन अमेरिकन्स वो हैं जो जिनको उन्होंने स्लेव ट्रेड के माध्यम से लाया था, यानी दास व्यापार के माध्यम से। दूसरा है वहां के ओरिजिनल, एबोरिजिनल्स जिनको आप कहेंगे, तो वहां के नेटिव्स। तो नेटिव्स को ये लोग नाम दे दिया इंडियंस, मतलब नेटिव्स को इंडियंस नाम दे दिया कि पता नहीं है कौन है। और वहां के बोनाफाइड सिटीजन कौन है? व्हाइट लोग हैं। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है जरा यह देखिए। लेकिन आज ना तो ऑस्ट्रेलिया में, ना यूएसए में, ना कनाडा में ब्लैक की तरफ से आवाज उठती है कि दे आर फॉरेनर्स, दे शुड लीव आवर कंट्री। नेवर। सिर्फ आवाज उठती है हमें राइट चाहिए। तो मतलब अगर पूरी वर्ल्ड में हम लोग ये देखना शुरू करेंगे कौन कहां से आए, तो इतनी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी कि पूरा वर्ल्ड के सारे बॉर्डर डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि अब
आज ब्रिटेन को कहते हो। तो ब्रिटेन में आप जानोगे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 में ही हुआ था, और वही नॉर्मन लोगों ने वहां पर इतने सारे चेंजेस लाए ब्रिटेन में। वो नॉर्मन तो ब्रिटिश नहीं थे। तो मतलब यह है कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री को देखोगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लोग इसी तरह आते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर लोग हर जगह इंडिजिनस है। हां, आपका देशीकरण होना चाहिए। आपने दिल से उसको अपना देश कबूल किया कि नहीं, वो चाहिए। जैसे देखिए, अब ये पांचवा मेरा है, सिक्स्थ मेरा आर्गुमेंट सुनिए। हमारे जजेज का जो पैनल है वो सिक्स आर्गुमेंट सुने। सिक्स आर्गुमेंट हमारा ये है कि नॉर्मली हम ब्रिटिश को कहते हैं विदेशी। द ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड इंडिया, दे रिमेन टू बी डोमिनेंट टिल द लास्ट, दे कुड नॉट गिव अस एनी राइट। अगर किया भी तो नाटक खेला। तो ब्रिटिश को बोलते हैं क्योंकि ब्रिटिश ने यहां सेटल नहीं किया। वो लंदन में बैठते थे और यहां से हमारी रिसोर्सेस का दोहन करते थे, जिसको हम ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से जानते हैं, और दे ब्लीडेड इंडियन इकोनॉमी व्हाइट। लेकिन मुगल्स को देखिए, क्या मुगल्स अपने यहां से कुछ उठाकर ले गए? और ले गए तो कहां ले गए? उन्होंने जो अर्न किया, जो टैक्स लगाया, वो इंडिया में खर्च किया। अब आप डेवलपमेंट पर खर्च करते हो तो बहुत अच्छा। उस समय का कोई मेडिवल स्टेट तो डेवलपमेंट का ये कॉन्सेप्ट आज की तरह थी ही नहीं, कोई भी मेडिवल स्टेट हो। और अब अगर उन्होंने बाकी एक्सपेंडिचर किया, अपने मॉन्यूमेंट्स ही बनाए, या लग्जरी पर ही मोहम्मद शाह रंगीला जैसे लोगों ने शायरों को और लिटरेरी पर्सन्स को दिया, वाइन पर ही खर्च हुआ, तो उन सब का फायदा हमें मिला, हमें रोजगार मिले, हमारी इकोनॉमी ने ग्रो किया एक्सपेंडिचर से। मॉन्यूमेंट्स बनाए, वो मॉन्यूमेंट्स आज जो हमारा इंडियन टूरिज्म का चेहरा है वो क्या है? मुगल मॉन्यूमेंट्स है। आगरे का ताजमहल, अभी यूपी टूरिज्म का 20% इनकम आता है आगरे के ताजमहल से। वो सारा मॉन्यूमेंट्स यहां रहे, वो मॉन्यूमेंट्स कहीं और नहीं बनाए। और इसके अलावा जो भी खर्च हुआ यहां हुआ। जब यहां से वो कुछ लेकर ही नहीं गए, न स्वयं गए, जब उन्होंने अपने आप को यहीं छोड़ दिया, तो विदेशी काहे को? कौन बेसिस पर विदेशी? व्हाट इज द बेसिस हियर? सातवां, सेवेंथ वन, मुगल तुर्कों की तुलना में कहीं ज्यादा कल्चर्ड थे। हालांकि तुर्कों को हम विदेशी नहीं मानते हैं, हम ऐसा मैसेज नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मुगल उनसे भी कल्चर्ड थे। मुगलों ने हिंदुस्तान के साथ मर्जर किया, संस्कृत को पैट्रोनाइज किया, उनके अंतर्गत उर्दू भाषा का विकास हुआ, जो भारतीय भाषा और फारसी का मेल था। भारतीय भाषाओं को संरक्षण दिया। अकबर के समय एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बना था, और वह ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इतना विकसित था कि जितने भी इंपॉर्टेंट रामायण महाभारत से लेकर लीलावती तक जितने भी इंपॉर्टेंट संस्कृत के टेक्स्ट थे, दे वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, क्योंकि वो ताकि हिंदुस्तान के दिल को समझना चाहता था। तारा शिको ने 52 उपनिषदों का अनुवाद करवाया। एक पर एक मुस्लिम संत पंडित जगन्नाथ शाहजहां के कोर्ट को डेकोरेट करते थे। हिंदुस्तान की कंपोजिट कल्चर उस समय डेवलप हुआ। मीर तक की, मीर से लेकर मिर्जा गालिब तक हिंदुस्तान के जुबान बने। और 18वीं सेंचुरी में जिस समय ब्रिटिश भारत में अपना प्रभाव का प्रसार कर रहे थे, उस समय एक आम हिंदुस्तानी के मन में मुगल बादशाहत के प्रति एक जुड़ाव था, और वह हिंदू और मुसलमान के चश्मे से इसे नहीं देख रहे थे। इतना तक कि जिस समय अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को 1857 के रिवोल्ट के बाद जब रंगून जब उसे वैनिश किया गया, उसे जब निर्वासित किया गया, तो पूरे हिंदुस्तान इस बात से शॉक्ड हुआ।
और जब बहादुर शाह जफर ने जो अपने गजल लिखे, वो तो बहुत प्रसिद्ध शायर था, जरा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। बहुत पहले पढ़ा था वो लाल किला, लेकिन मेमोरी में कुछ है कि उसने लिखा अपना वो कॉपलेट शायरी का कि लगता नहीं है दिल मेरा उजरे दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायेदार में। कह दो इन हसरतों से, कह दो इन हसरतों से कहीं दूर जा बसें, इतनी जगह कहां दीने दागदार में। बुलबुल को बागवा से न सैयद से है गिला, किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। है कितना बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन ना मिली कुएं यार में। पूरा हिंदुस्तान शॉक्ड हुआ, उसकी आंखें नम हो गई। और एक ब्रिटिश हिस्टोरियन पर्सिवल स्पीयर ने लिखा है 1857 के रिवोल्ट पर कि सिपाहियों की गोली से ज्यादा प्रभाव पैदा कर दिया बहादुर शाह जफर के गजल ने। उस समय तक तो ऐसी फीलिंग नहीं थी। तो ये आपके दरबार में यह भी पेश है। और 8वां हमारा प्रमाण यह है कि ये फीलिंग जो हिंदू तथाकथित जो हिंदू और मुस्लिम्स की जो वास्तविक फीलिंग्स आई, इस फीलिंग्स को बढ़ाने में, इस फीलिंग्स को बढ़ाने में ब्रिटिश ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे, जो मानव शास्त्री थे, उन्होंने उसी तरह से इन्यूमरेशन किया। ब्रिटिश सेंसस में पहली बार जो मैं आपको हिंदुइज्म पर मेरे लेक्चर को सुनिए आप, तो उसमें पता चलेगा। फिर जिस समय जब 1817 में ही बहुत पहले जब भारत का पहला इतिहास जेम्स मिल ने लिखा, तो हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल जैसी चीज लिखी, तो यह चीज ने उन्हें कहीं ना कहीं उनके मन के फीलिंग्स को बढ़ाया, उन दोनों के बीच एक बिलगाव का भाव पैदा किया। और इसी बीच कुछ उधर ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, फूट डालो और शासन करो की नीति 1857 के रिवोल्ट के बाद अपना ली। और इसके अलावा जब उधर कुछ मुस्लिम जमींदार वर्ग के लोग थे, जागीरदार वर्ग के लोग थे, उनके मन में एक स्वार्थ आया, एक उनके मन में एक कह सकते हो कि एक हसरत जगी कि काश हम अभी भी रूलिंग क्लास के होते, क्योंकि इंडिया का डेमोक्रेटाइजेशन शुरू हो गया था, प्रजातांत्रिकरण शुरू हो गया था। उन्हें डर था कि हिंदुओं का नंबर्स ज्यादा है और डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा तो सरकार में हिंदू आएंगे, हम वंचित रह जाएंगे। तो उन्होंने इस तरह का कॉम्युनल कार्ड खेलना शुरू किया और सर सैयद अहमद खान से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना तक वो कार्ड को प्ले करते रहे। कॉमन मुस्लिम्स तो इनोसेंट थे, ना उनके कार्ड को समझते थे और ना कॉमन मुस्लिम से उन्हें कोई मतलब था। और फिर वह दुर्घटना घटी जिसे कहते हो पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुई तो अब मैं आपके कोर्ट में लास्ट एविडेंस पेश करना चाहूंगा। वो लास्ट एविडेंस यह है जो हमारा 9 नंबर पॉइंट होगा। वह पॉइंट यह होगा, नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण। अब नेशन बिल्डिंग का मुद्दा इंडिया के सामने भी था और पाकिस्तान के समक्ष भी था कि किस तरह का नेशन बनाया जाए। तो देखिए, पाकिस्तान का तो कॉन्सेप्ट क्लियर था, क्योंकि वो बनाने चले थे मुस्लिम राष्ट्र। तो उन्होंने अपने अनुसार इतिहास की व्याख्या शुरू कर दी। हिंदू एंड मुस्लिम्स आर द 2 नेशंस। हिंदू और मुसलमान दोनों 2 राष्ट्र हैं, क्योंकि उससे उनका उद्देश्य पूरा हो रहा था। अब हमने, यानी जो भारत का पक्ष था, वो जानता था कि ना तो हम पश्चिमी मॉडल के राष्ट्रवाद को अपनाकर चल सकते हैं, क्योंकि हम बहुभाषा भाषी, बहु सांप्रदायिक और बहु क्षेत्रीय हैं। अगर हम पश्चिम के एकदम ऑर्गेनाइज इस तरह का यूनिफॉर्म नेशन का मॉडल लेंगे तो हमारे यहां सक्सेसफुल नहीं होगा। तो हम अपने मॉडल को डेवलप करने चले। अब जो जिन्ना साहब या मुस्लिम लीग ने जो गेम खेला था, वो इतना खतरनाक गेम था कि वो मुस्लिम राष्ट्र बनाने का चल रहे थे, लेकिन ज्योग्राफिकली ये
अलाउड ही नहीं कर रहा था कि पार्टीशन हो। आप मुस्लिम राष्ट्र तब बनाएंगे जब पूरे हिंदू एक तरफ होंगे, पूरे मुसलमान दूसरी तरफ होंगे। लेकिन एक तरफ 23% हिंदू जा रहे थे सो कॉल्ड पाकिस्तान में, पश्चिमी और पूर्वी, विशेषकर पूर्वी में कम से कम 15% तो अवश्य। दूसरी तरफ 12% मुसलमान, जैसे 25% मुसलमान पूरी जनसंख्या के थे, तो उसमें 50% के लगभग या उससे थोड़ा सा ज्यादा पाकिस्तान जा रहे थे, और लगभग उतने ही मुसलमान हिंदुस्तान में रुक रहे थे। क्योंकि यूपी के मुसलमान, बिहार के मुसलमान, बॉम्बे के मुसलमान, दक्षिण भारत के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का क्या मतलब था। तो जो गेम जिन्ना खेल रहे थे, उनकी आग की ज्वाला में हम व्यर्थ जल रहे थे। क्योंकि ये दंगे हुए, जनसंख्या का ट्रांसफर हुआ, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जो धर्मनिरपेक्ष होगा, जिसमें हम एक सिविक नेशनलिज्म हमारा होगा, जिसमें सबको समान अधिकार होगा। हमने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और हम अपने आप, हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था, हमें इस बात का कोई मलाल नहीं था। और हमारे हिस्टोरियंस, अब उनके भी हिस्टोरियंस अपने प्रयास में लगे, हमारे हिस्टोरियंस भी अपने प्रयास में लगे। 1946 में हिस्टोरियंस का एक अपना ऑटोनोमस एक कॉन्फ्रेंस होता है, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, इंडियन हिस्टोरिकल कांग्रेस। इंडियन हिस्टोरिकल कांग्रेस का 1946 में जो सेशन हुआ इंडिया में, तो उसमें हिस्टोरियंस ने उसकी अध्यक्षता की इरफान हबीब के पिताजी, यानी वालिद साहब उनके थे मोहम्मद हबीब। तो उसमें यह तय हुआ कि हमें इतिहास के इंटीग्रेटिव पक्ष को लेकर चलना है। इंटीग्रेटिव पक्ष का मतलब यह हुआ कि ये धर्म अपनी जगह है, लेकिन धर्म से ऊपर उठकर बहुत सारे कोलैबोरेशन दोनों कम्युनिटीज के बीच हुए हैं। तो इतिहास के इस पक्ष को हमें उद्घाटित करते रहना है, ताकि लोगों में इस तरह की कॉम्युनल भावना नहीं फैले जो मुस्लिम लीग ने फैलाने की कोशिश की है, या फिर हमारे यहाँ के कुछ हिंदुवादी संगठनों ने भी उसमें अपने तरीके से और अपने दूसरे कारणों से उन्होंने भी उसको समर्थन ही दे दिया था। तो ये बात तय हुई। उधर पाकिस्तान का भी अपना इतिहास लिखा जाना था, तो पाकिस्तान को अपने इतिहास में यह सिद्ध किया जाना था कि भाई हम मुसलमान हिंदुओं से अलग रहे हैं और हमारा अपना अलग इतिहास है। उनका अपना अलग हिस्ट्री कैसे होता, उनका हिस्ट्री तो इंडिया में छूट रहा था। तो उन्होंने, उनके हिस्टोरियन बने आई.एच. कुरैशी, जिसने हिंदुस्तान का पहला, पाकिस्तान का पहला हिस्ट्री लिखा, आई.एच. कुरैशी। तो अब उनका इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि उसमें पहले एडम्स तो खैर कॉमन है, वो पहला मानव, वो क्रिश्चियनिटी में भी, जुडाइज्म में भी और इस्लाम में भी। तो एडम्स की चर्चा, फिर उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद, और प्रॉफिट मोहम्मद के बाद सीधा मोहम्मद कासिम, और मोहम्मद कासिम के बाद मोहम्मद अली जिन्ना। अब जब बात अकबर और औरंगजेब की चली, तो लिखा गया उसके इतिहास में कि अकबर ने जो इस्लाम विरोधी नीति अपनाई थी, मतलब अकबर पर वो काफी खफा थे कि अकबर ने जो इस्लाम विरोधी नीति अपनाई थी, इस कारण से मुस्लिम उदंड और अनुशासनहीन हो गए थे। और यही वजह है कि औरंगजेब को कठोर नीति अपनानी पड़ी हिंदुओं को अनुशासित करने के लिए। मतलब औरंगजेब वॉज कंपेल्ड टू अडॉप्ट द coercive measure in order to discipline Hindus who were unconsciously encouraged by the anti-Muslim policy of Akbar। अब बताइए, इस तरह का आर्गुमेंट देकर आप इतिहास को लिखते हैं, तो उनका जिस तरह से स्टेट फेलियर है, उस तरह से हिस्टोग्राफी फेलियर है। और इंडिया की जो हिस्टोग्राफी है वो वर्ल्ड क्लास की हिस्टोग्राफी है। इंडिया के जो हिस्टोरियंस है दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में हर जगह पढ़ा रहे हैं, हर जगह गेस्ट बनकर जाते हैं, हर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं। पाकिस्तान के जो हिस्टोरियंस इंटरनेशनल स्केल पर नाम कमा रहे हैं या अपनी पहचान को बनाई हुई है, वे हिस्टोरियंस भी कम से कम पाकिस्तानी लाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हिस्टोग्राफी को वो इंडिपेंडेंट हो चुके पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तानी लाइन को जो फॉलो करेगा वो दुनिया के कॉन्फ्रेंस पर बैठकर हिस्ट्री नहीं पढ़ा पाएगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, तो फिर जैसे हमें उसका नेशन का, तो हम उसकी नकल क्यों करें? वो तो फेलियर है। यहां पर तो वर्ल्ड क्लास का हिस्टोग्राफी है इंडिया का, और पूरा साइंटिफिकली हमारे यहां रिसर्च होता है। मतलब हिस्ट्री हमारा काफी डेवलप्ड है इंडिया का। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उसी ये बात प्रमाणित नहीं हो पा रही है। अब इतनी बातें मैंने मुगल को बचाने के लिए कहा, मिलॉर्ड अब आप लोग डिसीजन लोगे। अब हम आते हैं थोड़ा सा लास्ट में 2-4 मिनट
कि महाराणा प्रताप और शिवाजी के आपने पक्ष में कहा पहला, अब दूसरा व्यू भी जानिए। शिवाजी, ये दोनों को राष्ट्रवादी सिद्ध करना तो मुश्किल है, क्योंकि राष्ट्र की अवधारणा बड़ी विलंब से आई और यह अवधारणा 19वीं सेंचुरी में चलकर डेवलप हुई है और ये उससे पहले है। और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है वो डेमोक्रेसी के साथ डेवलप हुई है। तो इसलिए राष्ट्रवादी सिद्ध करना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर ये बात आएगी भी तो नहीं हम कर सकते। लेकिन हाँ, इनमें से 2-3 चीजें करनी है, केंद्रीय सत्ता और क्षेत्रीय सत्ता। मतलब मुगलों को हम विदेशी न कह के केंद्रीय शक्ति के रूप में देखें और महाराणा प्रताप को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में देखें। क्षेत्रीय स्वाधीनता की भावना इसमें इतनी बुलंद थी, जो इन्होंने जो वैलर दिखाया, इन्होंने जो साहस दिखाया और जिस तरह से इन्होंने एक सेंट्रलाइजिंग फोर्स को रेजिस्ट किया, वह अपने आप में वंदनीय है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है। बाद के राष्ट्रवादियों को भी इस घटना से प्रेरणा मिली। शिवाजी एक छोटे से जमींदार की हैसियत से उठकर भारत का शासक बना और जिस तरह से दक्षिण और मुगल दबाव के बीच उसने अपने अस्तित्व को बचाया ही नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना कर उसे संगठन किया। और वह एक he was a great organizer also, and particularly after him the Marathas could carry this smaller state to a big empire of India। अब बाद में चलिए वो फेलियर हो गया, वो बात दूसरी है, लेकिन हाँ, उसने एक अखिल भारतीय विस्तार तक किया, तो इसकी खुली तारीफ होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि हमारे हिस्टोरियंस जो तथाकथित अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस लिख रहे थे, उनका पूरा प्रयास था साम्राज्यवादी इतिहास लेखक और राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों के संतुलित करने पर। क्योंकि जो इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस है, उनकी कोशिश यह सिद्ध करने की थी कि मुगल को वो डाउनग्रेड कर रहे थे। अब मुगल को डाउनग्रेड करने की उनकी नौबत क्यों थी? क्योंकि वह मुगल की विरासत को लेकर आए थे, तो उन्हें लगता था कि अगर हमें अपनी महानता दिखानी है तो मुगल को डाउनग्रेड करना पड़ेगा। तो मुगल को डाउनग्रेड करना चाह रहे थे। ओके। और दूसरी तरफ जो हमारे राष्ट्रवादी विद्वान थे, तो मुगल को विदेशी करार देना चाह रहे थे, ब्रिटिश से बढ़िया समझ नहीं रहे थे। तो हम जो बाद में जो मार्क्सिस्ट या अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी आई, उसका पूरा प्रयास यह सिद्ध करने पर लग गया कि उस सल्तनत तुर्क और मुगल में विदेशी तत्व नहीं है। और वह धार्मिक रूप से उनकी जो धार्मिक कट्टरता जहां दिखाई है, उसके पीछे उनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मकसद ज्यादा है। ये दूसरे मकसद में जुट गए, इंटीग्रेटिव हिस्ट्री के मकसद में। तो इनका इंटेंशन बुरा नहीं था, लेकिन इनका शिवाजी और महाराणा प्रताप से ध्यान हट गया। तो जितना काम शिवाजी और महाराणा प्रताप पर, शिवाजी पर तो कुछ काम हुआ भी है, महाराणा प्रताप पर जितना रिसर्च होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। तो मिलॉर्ड, हम आपसे केवल यही दरख्वास्त करेंगे कि इन दोनों को और भी रिसर्च होना मांगता है। मतलब इन दोनों पर और भी रिसर्च होना चाहिए, विशेषकर महाराणा प्रताप, जिन पर प्रॉपर रिसर्च नहीं हुआ है। इसमें कुछ नए लोगों को आ गया, लेकिन वो हिस्टोरियंस का काम है, ये पॉलिटिकल लीडर्स का काम नहीं है, या ये पॉपुलर मतलब एक इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल, ये इसमें सीरियस हिस्टोग्राफी को डेवलप करना चाहिए। इसमें एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस को लगना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर हम महाराणा प्रताप पर रिसर्च करें तो उनकी और भी शासन के कुछ और पक्ष उद्घाटित हो जाए, विदेशी स्वदेशी नहीं, कि उन्होंने अपनी जनता के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए हों, उन्होंने डेवलपमेंट के लिए कुछ काम किया हो, उन्होंने कुछ कम्युनल फ्रंट पर ही उदारता की नीति दिखाई हो, जैसे शिवाजी को लीजिए। इसमें तो सिद्ध हो चुका है, क्योंकि इसके जानने का हमारे पास सोर्स ज्यादा है। अब जैसे पिछले साल 2020 में यूपीएससी में पूछा था कि सभासद के बखर और शिव भारत के आधार पर नहीं, बखर और शिव भारत के विशेष संदर्भ में शिवाजी के काल का मूल्यांकन कीजिए। तो अब मूल्यांकन करना है तो वो हिस्टोरियन का क्वेश्चन है। तो हिस्टोरियन ने अगर ये क्वेश्चन दिया तो इसका मतलब है, जैसे शिव भागवत है, तो शिव भागवत तो इसका एक तरह से दरबारी लेखक ही लिखा है, लेकिन जो बखर है वो बखर भी दरबारी लेखन का ही है। तो ये शिवाजी की तारीफ दोनों में होती है।
या मराठा पॉलिटी की बात होती है, वहां तक तो समझ में आ रही है। लेकिन हमने बच्चों को बताया कि इसके अलावा मुगल हिस्टोरियन ने भी शिवाजी के बारे में लिखा है। जैसे नुस्खा दिलकुशा एक पर्शियन टेक्स्ट है, उसके लेखक हैं भीमसेन बुरहानपुरी, खैर वो हिंदू हैं। और दूसरा है खाफी खान, जिसने मुंतखाब उल लुबाब लिखा है। इन दोनों ने भी शिवाजी की तारीफ की है, क्यों शिव भारत और बखर नहीं। क्यों? शिवाजी ने बिल्कुल ही धर्म के मामले में सद्भाव की नीति अपनाई, मुस्लिमों को भी अपनी शाना में लेते थे। और शिवाजी की खासियत थी कि जब कई बार वो रेड किया तो कई ऐसे मुस्लिम कैंप पर हमला किया, तो मुस्लिम कैंप से उनको जो महिलाएं थी, उन महिलाओं को बाइज्जत यहां से भेजवाया वापस। इस बात की तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने उस समय की एडवर्स कंडीशन में जो स्टेट फॉर्मेशन किया, उस बात की तारीफ होनी चाहिए। हम लोग दूसरी तरफ क्यों बहक रहे, अमुक राष्ट्रवादी थे। और सबसे बड़ी बात है देशभक्ति। राष्ट्रवाद हम कबूल नहीं करें, परंतु देशभक्ति कबूल कर सकते हैं, क्योंकि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन ने इसे कबूल किया है और उनका नाम है क्रिस्टोफर बेली। क्रिस्टोफर बेली ने कहा कि भारत में भी आगे चलकर राष्ट्रवाद जैसा तत्व आ सकता था, क्योंकि देशभक्ति की भावना यहाँ प्राचीन काल से ही थी। अपने क्षेत्र के प्रति लगाव। ये ठीक है, हम अखिल भारतीय स्तर पर ना तो महाराणा प्रताप सोच रहे हैं न शिवाजी, बल्कि अखिल महाराष्ट्र या अखिल राजपूताना के स्तर पर भी नहीं सोच रहे हैं। बावजूद इसके उनमें देशभक्ति का तत्व तो जरूर है, जो क्रिस्टोफर बेली भी इसको कबूल करता है। इन तत्वों पर काम होना चाहिए, न कि उन तत्वों के ऊपर। तो अब आप कहेंगे, लास्ट में हम यह कहना चाहेंगे कि पॉपुलर हिस्ट्री और एकेडमिक हिस्ट्री अलग होती है। आप अगर मेंस एग्जामिनेशन में तो खैर विदेशी स्वदेशी पर आपका क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन इंटरव्यू में बिल्कुल हो सकता है। इसमें होने की पूरी संभावना है। अभी भी इंटरव्यू चल रहा है, तो मतलब चल नहीं रहा, सॉरी, चलने वाला है, होने वाला है, फिर बीच में रुक गया था कोविड के कारण। तो मैं आपको यह बताना चाहता कि वहां पर आप डिफेंड एकेडमिकली नहीं कर पाओगे कि मुगल विदेशी थे। एकेडमिशियंस इसको नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉपुलर हिस्ट्री, चौक चौराहे या कस्बों में बैठकर कोई अभिभाषण में जो बोलते, हो सकता है राजनीतिक जलसों में भी इस बात को इम्फेसाइज किया जाए। एकेडमिकली आपको इस बात का एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। आप हमसे एक प्रश्न यह करोगे कि अच्छा ठीक है, आपने सर एक जगह पर यह कहा था कि जब आलोचनात्मक परीक्षण या क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो दोनों पक्षों को देखते हुए फिर हमें एक स्टैंड लेना होता है, जो हम किसी भी पक्ष में जा सकते हैं। हाँ, ये मैंने कहा था, बट साइमल्टेनियसली आई हैव एडवाइज्ड यू, यू आर हैविंग सर्टेन रेड लाइन्स which शुड बी रेस्पेक्टेड। वो रेड लाइन्स क्या है? तो हमें भारत की समन्वित संस्कृति, कंपोजिट कल्चर, संवैधानिक मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, भारत की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड यू कैन से इंडिया के यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। लाइकवाइज आप कह सकते हो कि हमारी जो सामाजिक सद्भाव की नीति है, द पॉलिसी ऑफ सोशल कोऑपरेशन, इन नीतियों के अगेंस्ट में हमारा लेखन नहीं जाना चाहिए। और आप ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हैं, हम ब्यूरोक्रेट्स के मतलब जो फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके गाइड हैं। हम कभी भी आपको यह नहीं कहेंगे कि कोई ऐसा लेखन किया जाए जो इनके अगेंस्ट में जा रहा हो। अब एक चीज बताइए, आप 1 मिनट के लिए आप कहते हो कि मुगल विदेशी हैं, लास्ट में यहीं से कंक्लूड करूंगा, और हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं ठीक है मुगल विदेशी थे, तो फिर मुगल तो यहां से गए नहीं, मुगल यहीं रहे, तो इनके जो वंशज है वो कहां है? और फिर अगर उनके पूर्वज विदेशी हैं तो फिर इनका क्या? तो माय स्टूडेंट्स, हमारा नेशन बिल्डिंग इसको अलाउ नहीं करेगा, इस तरह की बातों को। सो प्लीज आप इन पेचीदगियों को समझिए कि हमारा नेशन अलग है। हमारे नेशन बिल्डिंग में स्वतंत्रता के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में इंडिया इज द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल नेशंस इन द वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड में आप देखिए हिस्ट्री पढ़कर, एशिया अफ्रीकन कंट्री में बाकी नेशन कोलैप्स कर गए, इंडिया बचा रहा। क्यों? इंडिया समय के साथ मजबूत हुआ। दुर्भाग्य अभी है, या 1990s के बाद एक दौर चला जिसमें इस तरह का अवसर आया, इंडिया बचा रहा। इंडिया को बचे रहने की एक बहुत बड़ी वजह यही थी कि इंडिया ने अपने कंपोजिट कल्चर, समन्वित संस्कृति के स्वरूप को स्वीकार किया। हमने सिविक नेशनलिज्म पर बल दिया,
हमने रिलीजन को तरजीह नहीं दी। हमारे यहाँ सभी नागरिक हैं, सभी समान हैं, सभी बराबर हैं। इसमें कोई स्वदेशी कोई विदेशी जैसी बात नहीं उठनी चाहिए। सो माय स्टूडेंट्स, अब मुझे लगता है कि इतना तर्क, अब स्टूडेंट नहीं, आप तो आज जजेज हो मेरे, तो जजेस का पैनल से मैं अपील करूंगा कि अब आप जैसा चाहें आप खुद कंक्लूजन ले लें और अपना विचार अगर बता सके तो मेहरबानी होगी, मुझे भी क्यूरियोसिटी होगी कि आपने मेरे इस मुकदमे का क्या फैसला सुनाया, किसके पक्ष में सुनाया। तो आज इतना ही, और फिर मिलता हूं क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज में किसी दूसरे टॉपिक के साथ दूसरे दिन। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू।